भारतीय सेना ने अपने एक जवान की शहादत के बदले पाकिस्तान को उसी के अंदाज में करारा जवाब दिया। सुरक्षा बल ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जवाबी कार्रवाई की, जिनमें वहां की नीलम घाटी भी शामिल है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में घने पेड़ों के बीच से भारतीय जवानों के बम बरसाने के बाद धुआं उठता दिखाई दिया। इस कार्रवाई के दौरान पीओके में बम गिरने के साथ गोलियां चलने की भी आवाज सुनाई दी। खबर है कि भारतीय जवानों की इस कार्रवाई में पाकिस्तान की कुछ चौकियां भी तबाह हो गईं। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई हुई है, उसमें पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ है। 5 उनके सैनिक मारे गए हैं। एक दिन पहले पाकिस्तान ने राजौरी के मंजाकोट इलाके में सीज फायर को तोड़ा था और इसी दौरान भारत का एक जवान शहीद हो गया था, जिसकी शहादत का बदला भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान से ले लिया। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बल के जवानों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के भिम्मेर में 2 पोस्ट को तबाह कर दिया। साथ ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए उसके 5 जवानों को भी ढेर कर दिया। बताया गया कि इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई जवान बुरी तरह जख्मी भी हो गए। बीते कई दिन से पाकिस्तान की सेना बालाकोट, पूंछ के मेढर सेक्टर, राजौरी के तारकुंडी सेक्टर और मनकोट इलाके में लगातार फायरिंग कर रही थी। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3607 नए मरीज बढ़े हैं। राज्य में एक दिन में ये सबसे ज्यादा मरीज हैं। अब महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 97,648 हो गई है। यही नहीं, महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 152 मरीजों की मौत हुई है। इसके बाद कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 3,590 पहुंच गया है। राज्य में अब तक 46,078 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। मुंबई की जहां तक बात है तो यहां कोरोना के 54,085 मरीज हैं। मुंबई में अब तक इस बीमारी से 1,954 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में पिछले 24 घंटों के आंकड़े देखें तो 1,418 नए मरीज सामने आए हैं और 97 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फिर से लॉकडाउन लगाने का संकेत दिया। अकेले महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 1 लाख के करीब पहुंच चुका है, जिसके बाद सरकार लॉकडाउन में लोगों को मिली छूट वापस लेने पर विचार कर रही है, जिसका जिक्र महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अपने एक ट्वीट में किया। उद्धव के ट्वीट का मतलब यह था कि अगर लॉकडाउन में मिली छूट से हालात बिगड़ने लगे तो सरकार लॉकडाउन फिर से लगाने पर मजबूर हो जाएगी। माना यह भी जा रहा है कि सरकार की सोच बदलने की वजह मुंबई के बाजारों का हाल है। अकेले मुंबई में 50,000 से ज्यादा कोरोना मरीज मिल चुके हैं, लेकिन लोग अब भी लापरवाह दिख रहे हैं। भायखला की सब्जी मंडी में जब न्यूज 18 की टीम पहुंची तो न तो हर चेहरे पर मास्क दिखा और न ही लोगों के बीच जरूरी दूरी दिखी। मार्केट भले ही खाली हो, लेकिन उसके बावजूद लोग डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं। सब्जी मंडी में पहुंचे कुछ लोग तो इस पर बात तक करने को तैयार नहीं हुए। नहीं कुछ बोलना है बाबू, नहीं कुछ बोलना है, नहीं कुछ बोलना है तो क्या करेगा? थैली में देना बेटा, वैसे ही परेशान है, मत बोलो। लेकिन मुख्यमंत्री के ट्वीट ने बीजेपी को हमले का मौका दे दिया। बीजेपी ने महाराष्ट्र की 3 दलों की सरकार को कंफ्यूज्ड सरकार बताया और बिना तैयारी के लॉकडाउन खोलने का आरोप लगाया। जो मुंबई शहर में अलग अलग दुकानें हैं, उनका अलग अलग समय रखते हैं। पूरा प्रॉपर तरीके से इस बात का यदि सरकार नियोजन करती तो आज सरकार पर यह विफलता का समय नहीं आता। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,877 नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना मरीजों का ये अब तक का सबसे बड़ा उछाल है। इसके बाद दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 34,687 हो गई है। यही नहीं, दिल्ली में कोरोना से मरने वालों का रिकॉर्ड भी टूट गया है। पिछले 24 घंटों में 65 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना से एक दिन में ये सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं और दिल्ली में मौत का आंकड़ा 1,000 के पार हो गया है। कोरोना संकट के बीच दिल्ली के दरियागंज में मौजूद कस्तूरबा गांधी अस्पताल में काम कर रहे डॉक्टरों ने 3 महीने से उन्हें वेतन नहीं देने का आरोप लगाया। इन डॉक्टरों ने अस्पताल प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर उन्हें 16 जून तक वेतन नहीं मिला तो वो एक साथ इस्तीफा दे देंगे। और यही वजह रही कि ये डॉक्टर अपना काम छोड़कर नाराजगी जताने के लिए अस्पताल के बाहर आकर खड़े हो गए। आखिरी सैलरी हमारी फरवरी की आई थी, तब तो लॉकडाउन कुछ नहीं था। तनख्वाह नहीं दोगे तो क्या वॉरियर लड़ेंगे हम? कैसे लड़ेंगे ऐसे? डॉक्टरों के विरोध के बाद अस्पताल प्रशासन ने भरोसा दिया कि डॉक्टरों की इस समस्या को जल्द दूर किया जाएगा। कमिश्नर सर से बात हो गई, अभी हम मीटिंग से आ रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। हंगामा बढ़ते ही नगर निगम के अधिकारी भी सामने आए और वेतन से जुड़े इस मामले को जल्द सुलझाने का भरोसा दिया। जो नगर निगम का अपना रेवेन्यू है उसमें 0 हो गया है। उनकी सैलरी समय पे मिले, उसके लिए हम लगातार
प्रयासरत हैं। आने वाले सप्ताह में उनके वेतन की व्यवस्था कर दी जाएगी। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या की वजह से पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आने वाले दिनों में कड़े फैसले ले सकते हैं। इसके लिए उन्होंने विशेषज्ञों से राय मांगी है। बताया जा रहा है कि अमरिंदर सिंह मानते हैं कि दिल्ली में लगातार जो मरीज बढ़ रहे हैं उसका असर पंजाब में भी पड़ सकता है, क्योंकि दिल्ली से रोजाना 500 से 800 गाड़ियां पंजाब आ रही हैं। ऐसे में सरकार ये विचार कर रही है कि दिल्ली और अन्य राज्यों से पंजाब में आ रहे लोगों के लिए कोरोना टेस्ट जरूरी कर दिया जाए। हालांकि इस पर अंतिम फैसला पंजाब पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की राय के बाद ही लिया जाएगा। चीन के दक्षिणी इलाके में आई बाढ़ से 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि हजारों लोग बेघर हो गए। इन इलाकों में भारी बारिश के बाद सभी नदियों में उफान आ गया, जिसकी वजह से नदी के किनारे बना एक मकान देखते ही देखते नदी में समा गया। सड़कें पानी में डूब गईं तो लोगों के घरों में भी बाढ़ का पानी घुस गया। इसी बाढ़ में एक बस गड्ढे में फंसकर पलट गई। कुछ लोग काम चलाऊ नाव के सहारे सुरक्षित जगहों पर जाते दिखाई दिए। इसके अलावा राहत और बचाव की कई टीमें लगातार लोगों को बचाने के काम में जुटी रहीं। जिन घरों तक बचाव दल की टीमें नावों से पहुंच गईं, वहां लोगों को निकालने में उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं हुई। लेकिन कई इलाके ऐसे थे जहां नाव नहीं पहुंच सकी, तो वहां रस्सियों के सहारे लोगों को बाहर निकालकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। We have been trapped for many days. I am thankful for the police officers to help us relocate. बाढ़ का पानी एक स्कूल में भी भर गया, जिसके बाद बच्चे भी राहत और बचाव टीम की मदद करते नजर आए। खबर है कि इस बाढ़ का 25 लाख से ज्यादा लोगों पर असर पड़ा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसे सभी प्राइवेट अस्पतालों जहां कोरोना का इलाज होता है उन्हें यह आदेश दिया है कि वो कोरोना के नाम पर दूसरी बीमारियों के इलाज से इनकार नहीं कर सकते। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि इलाज से पहले वो चाहें तो मरीज का कोरोना टेस्ट करवा सकते हैं। भारत के साथ दुनिया भर में तबाही मचा रहे कोरोना वायरस ने अब यूपी के सीएम हेल्पलाइन नंबर के दफ्तर में भी अपनी दस्तक दे दी। जानकारी के मुताबिक लखनऊ में सीएम हेल्पलाइन नंबर के दफ्तर में काम करने वाले 9 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद इन कर्मचारियों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया। साथ ही पूरे दफ्तर को सैनिटाइज करने का काम तेज कर दिया गया। इसके अलावा इन कर्मचारियों के संपर्क में आने वाले लोगों की भी तलाश शुरू कर दी गई। प्रीति जिंटा ने पति के बाल काटने का वीडियो शेयर किया। घर में समय बिता रही प्रीति जिंटा ने अपने पति के बाल काटने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। Haircut at home. लखनऊ के रहने वाले कवि और गीतकार राजेश अरोड़ा का कोरोना वायरस पर लिखा एक गाना अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक रेडियो स्टेशन पर बजाया जाएगा। जो नियमों का पालन करे हम जतन से, तो हम इस कोरोना को जड़ से मिटा दें। मुंबई में एक आदमी ने अपने 5 दिन के बच्चे का दिल का ऑपरेशन करवाने के लिए सरकार से मदद की गुहार लगाई। यूपी के मेरठ में ट्रैफिक विभाग के 2 पुलिस वालों को कोरोना वायरस हो गया, जिसके बाद वहां तैनात एक अधिकारी समेत 31 सिपाही अपने घर पर ही क्वारंटीन हो गए। दिल्ली में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं और ऐसे में दिल्ली में सख्ती से लॉकडाउन लागू करने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। जनहित याचिका में दलील दी गई है कि जुलाई तक दिल्ली में कोरोना के 5.5 लाख मरीज हो सकते हैं और ऐसे में दिल्ली में सख्त लॉकडाउन लागू किया जाए। अनलॉक 1 में धार्मिक स्थान खोलने की इजाजत मिलने के बाद मस्जिदों में अल्कोहल वाले सैनिटाइजर के इस्तेमाल पर बवाल शुरू हो गया। यूपी के बरेली में तो दरगाह आला हजरत से इसके खिलाफ फतवा भी जारी कर दिया गया, जिसमें हिदायत दी गई कि कोई भी शख्स अगर मस्जिद या दरगाह पर अल्कोहल वाला सैनिटाइजर लगाकर आएगा तो धर्मस्थल नापाक हो जाएगा। दलील ये दी गई कि अल्कोहल को इस्लाम में हराम बताया गया है। सैनिटाइजर आजकल जितने भी मार्केट में अवेलेबल हैं वो सारे के सारे अल्कोहल से निर्मित हैं, शराब से बनाए गए हैं और शराब इस्लाम में पूरी तरह बैन है। इसका मुस्लिम समुदाय के कुछ और धर्मगुरुओं ने समर्थन किया और बताया कि अल्कोहल वाले सैनिटाइजर के बजाय मस्जिद और दरगाहों पर साफ सफाई के लिए दूसरी चीजों का इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। अल्कोहल का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है, नाजायज़ है। उनको छोड़ के बाकी और चीज़ों से सफाई सुथराई का एहतमाम किया जा रहा है। वहीं सैनिटाइजर के खिलाफ जारी फतवे पर यूपी के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहसिन रजा भड़क गए। उन्होंने इसे बेतुका और नासमझी भरा करार दिया। सारी दवाओं सारी मेडिसिन में होता है और अगर जान बचाने के लिए आपको
कहीं अल्कोहल भी लेना पड़ जाए तो वो भी लेना पड़ेगी। तो ये कौन सा इस्लाम, कौन सा दीन पढ़ चुके हैं, कौन सा दीन जानते हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। 19 जून को राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव से पहले राजस्थान में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का गंभीर आरोप लगाने के बाद कांग्रेस ने अपने विधायकों को जयपुर के रिसोर्ट में ठहराया है और बैठकों का दौर तेज हो चुका है। इसके तहत राजस्थान के कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों की आज बैठक भी होनी है। हमारे साथ इस खबर पर संवाददाता भवानी जुड़ गए हैं। भवानी, कांग्रेस की आज की इस अहम बैठक से जुड़ी और क्या जानकारी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं? देखिए, 12 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और ऑब्जर्वर हैं रणदीप सुरजेवाला, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है जिसमें वो डिटेल्स बताएंगे और उसके बाद में विधायक दल की मीटिंग होनी, क्योंकि कल होनी थी लेकिन क्योंकि वेणुगोपाल है जो प्रत्याशी भी है, कांग्रेस के संगठन महासचिव है, वो पहुंचे नहीं थे, लेट पहुंचे थे, इसलिए बैठक नहीं हो पाई। उसके बाद में बैठक होगी। दूसरा ये है कि कांग्रेस ने उन नाराज जो अपने विधायक है उनसे बात करना शुरू कर दिया है और अब 4 जो सह प्रभारी है राजस्थान के, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई। 1-to-1 बात की जा रही है जिससे विधायकों की नाराजगी है वो ली जा सके और अब भी इलेक्शन से पहले दूर की जा सके। जी। दिल्ली में कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या बढ़ने के बाद नगर निगमों ने शवों के अंतिम संस्कार की तैयारी तेज कर दी। इसके लिए कुछ दिन पहले दिल्ली सरकार ने सभी जिलों के डीएम को नए शमशान और कब्रिस्तान के लिए जगह की पहचान करने का निर्देश दिया था। और उसी के बाद साउथ एमसीडी यानी दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने पंजाबी बाग शमशान घाट को सिर्फ कोरोना से होने वाली मौतों के लिए रिजर्व कर दिया। शमशान घाट के गेट पर बोर्ड भी लगा दिया गया जिसका मतलब है कि जिन लोगों की मौत सामान्य बीमारी या हादसे में हुई हो उनका दाह संस्कार वहां नहीं होगा। 3 और शमशान घाट को अभी चिन्हित किया जा रहा है जिस पर कोरोना की वजह से हुई मौत के जो तमाम जो लोग हैं जिनकी मौत कोरोना की वजह से हो रही है उनका दाह संस्कार किया जा सके। इसके अलावा साउथ एमसीडी ने सीएनजी से दाह संस्कार करने के लिए नए शमशान बनाने के आदेश भी जारी कर दिए। 2 सीएनजी शमशान घाटों के लिए हमने एंटीसिपेशन अप्रूवल भी दी है, एक तो ग्रीन पार्क में और एक सुभाष नगर में। उम्मीद जताई गई कि शमशान घाट अलग कर दिए जाने के बाद कोरोना से मरने वालों के शवों के दाह संस्कार में बेवजह देरी नहीं होगी। इसके लिए दिल्ली के तीनों नगर निगमों ने 9 नए शमशान और 2 कब्रिस्तान को सिर्फ कोरोना से हुई मौतों के लिए चिन्हित करने का दावा किया। बताया गया है कि नॉर्थ एमसीडी यानी उत्तर दिल्ली नगर निगम ने 4 शमशान और 2 कब्रिस्तान कोरोना पीड़ितों के शव के अंतिम संस्कार के लिए तय किए हैं, जबकि ईस्ट एमसीडी यानी पूर्वी दिल्ली के नगर निगम ने 2 शमशान घाट कोरोना से होने वाली मौतों के अंतिम संस्कार के लिए बनाए। वहीं साउथ एमसीडी यानी दक्षिण दिल्ली के नगर निगम के 3 शमशान घाटों पर सिर्फ उन्हीं शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है जिनकी मौत कोरोना से। दिल्ली के पास नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच 2 मुठभेड़ हुई। इसमें पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों से पहली मुठभेड़ नोएडा के सेक्टर 39 में हुई। पुलिस से मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाश का नाम संजीव खड़खड़ी बताया जा रहा है, जिस पर पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा था। इस बदमाश पर हत्या, लूट समेत कई मामले दर्ज हैं। बदमाशों से दूसरी मुठभेड़ नोएडा के सेक्टर 20 में हुई। यहां पुलिस मोबाइल छीनकर भाग रहे बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर पाई। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए बदमाश से तमंचा भी बरामद किया है। एक बाइक सवार को रोकने का प्रयास किया गया, वो रुका नहीं, भागा वहाँ से। SHO 39 थे वहाँ पर, उन्होंने उसका पीछा किया। उसके बाद ये जहाँ हम लोग खड़े हैं इस सर्विस रोड पे वो आया और उसके बाद इस न्यूज़ को फ्लैश किया गया। वो संदिग्ध भी लग रहा था। दोनों तरफ से घेराबंदी हुई है। घेराबंदी में ये अपने आप को घिरा देकर के, चूँकि इधर जंगल है, इसने पुलिस के ऊपर फायर किया। क्रॉस फायरिंग में वो घायल हुआ है, उसको हम लोगों ने तत्काल यहाँ से हॉस्पिटल भिजवाया है। पटना में लालू यादव के जन्मदिन के मौके पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने लोगों को खाने के पैकेट बांटे, जिनके लिए वहां मारामारी हो गई। लालू यादव के 73वें जन्मदिन पर पटना के आरजेडी दफ्तर में यह कार्यक्रम हुआ, जिसमें वहां मौजूद आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले एक पोस्टर लगी लालू यादव की तस्वीर की आरती उतारी और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। इसके बाद वहां पहुंचे लोगों को खाने के पैकेट बांटने का काम शुरू किया गया, लेकिन खाने के पैकेट देखते ही लोग उनकी तरफ टूट पड़े। एक कार्यकर्ता एक पेटी से एक-एक कर सबको खाने का पैकेट दे रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने पेटी पर हाथ मारना शुरू कर दिया।
लोगों को बेकाबू होता देख उस आदमी ने पेटी उठा ली और भीड़ को वहां से हटाने की कोशिश की गई। लोग काफी देर से खाने का इंतजार कर रहे थे, इसलिए वो वहां से नहीं हटे। फिर अचानक ही सब लोग उस आदमी की तरफ बढ़ने लगे जिसके हाथ में खाने के पैकेटों से भरी पेटी थी। लोगों की भीड़ को देख उसने पेटी जमीन पर रख दी और फिर जिसके हाथ जितने पैकेट लगे वो उन्हें लेकर चलता बना। आरजेडी दफ्तर में खाने के लिए ये मारामारी काफी देर तक चलती रही। गरीब गुरबाओं के नेता है लालू जी, हमारा वोटर जो है झुग्गी झोपड़ी में है, वही उन्हीं के लोगों के बीच में आकर उनका जन्मदिन मना है। खाने के लिए मारामारी के बीच किसी को भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रहा। साथ ही पूरे कार्यक्रम में न तो आरजेडी का कोई कार्यकर्ता मास्क लगाए नजर आया और न ही भीड़ में शामिल लोगों के चेहरों पर मास्क दिखा। उत्तर प्रदेश के रामपुर में पुलिस की गोतस्करों से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में पुलिस ने 3 गोतस्करों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली भी लगी है। पुलिस ने गाड़ी से एक बैल को भी बरामद किया है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ लोग एक गाड़ी में कुछ जानवरों को लेकर जा रहे थे। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर इस गाड़ी को रोकने की कोशिश की। आरोप है कि तभी गाड़ी में बैठे लोगों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। तो उन्होंने गाड़ी, आप देख सकते हैं, पेड़ में टक्कर मारी और जब पुलिस ने इनको ललकारा तो उन्होंने पुलिस पर फायर किया। जवाबी फायर में एक बदमाश को गोली लगी, उसका नाम शेर जामा है, जिसे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। साथ में उसके 2 साथी थे जो मौके से भागे। पुलिस ने चेस करके कॉम्बिंग करके उन्हें भी अरेस्ट कर लिया है। राजस्थान के भीलवाड़ा में पुलिस वालों से मारपीट के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस वालों के साथ हुई मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें 2 पुलिस वालों के साथ एक लड़का हाथापाई करता हुआ दिखाई दिया। इससे पहले आरोपी ने सड़क पर लगे बैरिकेड को मोटरसाइकिल से टक्कर मारते हुए वहां से हटा दिया। बाइक सवार की इस हरकत को देखकर ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस का एक कांस्टेबल दौड़ता हुआ उसके पीछे पहुंचा और उसकी पीठ पर लात मार दी। इसके बाद आरोपी मोटरसाइकिल से उतरकर पुलिस वाले से भिड़ गया। अपने साथी की मदद करने के लिए वहां एक और पुलिस वाला पहुंच गया और फिर दोनों ने मिलकर उसे पकड़ लिया। इसके बाद लात घूंसों से आरोपी की पिटाई की गई। मारपीट के दौरान आरोपी ने भी एक पुलिस वाले की वर्दी फाड़ दी। मारपीट की जानकारी मिलते ही कुछ और पुलिस वाले वहां पहुंचे और आरोपी लड़के को पकड़ लिया। हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक कार से जोरदार टक्कर के बाद बाइक सवार बाल-बाल बच गया। हादसे का ये वीडियो सड़क किनारे लगे एक सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। इसमें साफ दिखा कि सड़क किनारे खड़ी एक गाड़ी ने अचानक यू टर्न ले लिया। ठीक उसी वक्त पीछे से तेज रफ्तार से आ रहा एक बाइक सवार संभल नहीं पाया और सीधे जाकर कार से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार कार के दूसरी तरफ जाकर गिर गया। हालांकि इस हादसे में उसे चोट नहीं आई और वो गिरने के तुरंत बाद उठकर खड़ा हो गया। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में दक्षिणेश्वर काली मंदिर खोलने से पहले प्रशासन ने पूरी तैयारी की। कोरोना वायरस की वजह से पिछले 2 महीने से बंद इस मंदिर को 13 जून को खोलने की तैयारी है, जिससे पहले वहां सुरक्षा के सभी जरूरी उपाय किए गए ताकि लोगों को कोरोना के खतरे से बचाया जा सके। मंदिर में जाने से पहले लोगों को एक खास केबिन से गुजरना होगा जहां उन्हें सैनिटाइज किया जाएगा। लोगों के बीच दूरी बनी रहे, इसके लिए जगह जगह निशान बनाए गए जिन पर खड़े होकर लोगों को पूजा करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करना होगा। इसके अलावा वहां आने वाले सभी लोगों के तापमान की भी जांच की जाएगी। भीड़ जो है एक जगह इकट्ठी नहीं हो, उसके लिए व्यवस्था की गई है। जो मेन जो गर्भगृह है वहां पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है, बाहर से ही दर्शन होगा। बताया गया कि मंदिर में हर वक्त डॉक्टरों की एक टीम होगी जो कोरोना के लक्षण मिलने पर मरीजों की जांच करेगी। इस बीमारी के खतरे को देखते हुए किसी को भी फूल चढ़ाने या मंदिर में बैठकर ध्यान लगाने की इजाजत नहीं होगी। मंदिर में दर्शन करने के लिए समय भी तय होगा और भीड़ कम करने के लिए आसपास की दुकानें एक दिन खुलेंगी तो एक दिन बंद रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हर छोटे बड़े कारोबारी और उद्यमी को आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए तेजी से कदम बढ़ाने का सुझाव दिया। भारतीय उद्योगपतियों और कारोबारियों की संस्था ICC यानी कि इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कोरोना संकट को अवसर में तब्दील करने पर जोर दिया। आत्मनिर्भर भारत अभियान का सीधा सा मतलब है कि भारत दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम से कम करे। हर वो चीज जिसे इंपोर्ट करने के लिए देश मजबूर है वो भारत में ही कैसे बने। भविष्य में
उन्हीं प्रोडक्ट्स का भारत एक्सपोर्टर कैसे बने, इस दिशा में हमें और तेजी से काम करना है। यूरोप के देश कोसोवो में लॉकडाउन में शर्तों के साथ रियायत मिलने के बाद बड़े बच्चों के स्कूल दोबारा खोल दिए गए। वहां पर कोरोना के मरीजों की तादाद कम होने के बाद सरकार ने स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला लिया, जिसकी तस्वीरें राजधानी प्रिस्टीना के एक स्कूल से आईं, जहां बच्चे एक बार फिर अपने स्कूल पहुंचे। हालांकि हालात सुधरने के बाद भी वो सावधानी बरतते दिखे। क्लासरूम में दाखिल होने से पहले बच्चों को सैनिटाइज करने वाले एक टनल से होकर ले जाया गया ताकि कोरोना के खतरे से बचा जा सके। इतना ही नहीं, क्लासरूम के अंदर सभी छात्र अपने चेहरों को फेस शील्ड से ढके नजर आए। इसके अलावा छात्र आपस में दूरी बनाए रखें, इसके लिए भी इंतजाम किए गए। एक बेंच पर सिर्फ एक छात्र को ही बैठाया गया। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव का एक टिकटॉक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में तेज प्रताप आरजेडी का झंडा थामे एक घोड़े पर बैठे नजर आए। जैसे ही वीडियो शुरू हुआ, तेज प्रताप यादव ने घोड़ा दौड़ाना शुरू किया और आरजेडी का झंडा लहराते हुए वो आगे बढ़ गए। इस वीडियो के पीछे ढोल नगाड़ों की आवाज भी सुनाई दी। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से लौटे 300 से ज्यादा भारतीय अब तक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक 7 मई से शुरू हुए वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से जितने भारतीय लौटे, उनमें 320 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। ये वो लोग हैं जिनमें विदेशों से लौटते वक्त वहां कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए, लेकिन जब भारत लौटने पर इनकी जांच हुई तो सभी 320 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वंदे भारत मिशन के तहत 1,60,000 से भी ज्यादा भारतीयों को विदेशों से लाया जा चुका है और कोरोना के खतरे को कम करने के लिए वहां से लौटने वाले हर शख्स की जांच की जा रही है। T20 वर्ल्ड कप पर आईसीसी की बैठक में फैसला टल गया। इस साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप पर आईसीसी की बैठक में फैसला जुलाई तक टाल दिया गया। कोरोना वायरस संकट में इस टूर्नामेंट को बाद में करवाए जाने पर विचार हो रहा है। मुंबई में जिस इमारत में मलाइका अरोड़ा रहती हैं, उसमें कोरोना वायरस का एक मरीज मिलने के बाद इमारत को सील कर दिया गया। राहुल गांधी ने अमेरिका के पूर्व राजनयिक और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर निकोलस बर्न्स से बातचीत की। कोरोना वायरस संकट के बाद दुनिया पर होने वाले असर पर हुई इस बातचीत का पूरा वीडियो सुबह जारी किया जाएगा। प्रोफेसर निकोलस बर्न्स अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति के जानकार हैं। अमिताभ बच्चन ने कुछ और मजदूरों को विमान के जरिए मुंबई से लखनऊ भिजवाया, जिस पर इन मजदूरों ने अमिताभ बच्चन का शुक्रिया अदा किया। अमिताभ बच्चन का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए थे, उन्हें अपना इतना पैसे लगा के हमें इधर भेजा है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल सरकार के इस बयान को भरोसा करने के लायक नहीं माना कि बाहर से इलाज कराने के लिए आने वालों से अस्पतालों में जगह कम पड़ सकती है। उन्होंने सीएम अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर बाहर से आए मरीजों के आंकड़े जारी करने की मांग की। दिल्ली में स्थिति खराब है, लोग वैसे ही डर रहे हैं दिल्ली से, और दिल्ली का व्यक्ति अगर बाहर चला जाए तो उसको कोई साथ खड़ा करने के लिए तैयार नहीं। तो ऐसे में मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि बाहर से लोग यहाँ इलाज करा रहे हैं, और अगर ऐसा है तो कम से कम आंकड़े जारी करें। आप इस तरह की बातें मत करें, आप डराएं नहीं लोगों को। आप दिल्ली एनसीआर में एक दिन पहले तेज बारिश के साथ आई आंधी की वजह से कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में तो तेज हवाओं की वजह से एक मकान की दीवार टूटकर दूसरे मकान की छत पर जा गिरी, जिससे उस मकान की छत भी टूट गई और उसके मलबे में दबने से एक लड़के की मौत हो गई। बताया गया कि हादसे के वक्त घर के ज्यादातर लोग अंदर ही मौजूद थे, इसलिए वो भी छत के मलबे में दबने से घायल हो गए। घर के अंदर टूटी हुई छत का मलबा बिखरा हुआ नजर आया और घर का एक सदस्य मलबे से अपना सामान निकालने की कोशिश करता दिखा। हादसे का शिकार हुए परिवार ने अपने पड़ोसियों पर आरोप लगाया कि उन्होंने अवैध तरीके से कच्ची दीवार खड़ी की थी, जो आंधी में टूटकर उनकी छत पर गिर गई। मैंने कई बार इनसे शिकायत लगाई थी कि इसको आप सही कराइए, मगर ये कहते थे कि हाँ अभी नहीं कराएंगे, हम नहीं कराएंगे। इन्होंने कभी सुना ही नहीं। बुराड़ी के अलावा दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में भी तेज हवाओं की वजह से सड़क किनारे लगाए गए सोलर पैनल उखड़ गए। साथ ही सड़क किनारे लगे कई पेड़ भी आंधी की वजह से टूटकर गिर गए। लेकिन उस वक्त दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक ज्यादा नहीं था, इसलिए बड़ा नुकसान होने से टल गया। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में भी एक दिन पहले बारिश के साथ चली तेज हवाओं ने काफी नुकसान पहुंचाया।
और कई पेड़ों को जड़ से उखाड़ दिया तो कुछ की टहनियां टूटकर सड़कों पर बिखर गईं। सड़कों पर गिरे पेड़ों की वजह से गाड़ी चलाने वालों को भी थोड़ी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। काफी ज्यादा जो है पेड़ वो है टूट के गिरे हैं। इसके साथ साथ बड़े बड़े खंभे भी टूटकर सड़क पर गिराए हैं। दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईवे पर भी आंधी में बड़ी होर्डिंग टूटकर गिर गई थी, जिसे दूसरे दिन सड़क के बीच से हटाकर किनारे कर दिया गया। कल बीते शाम को जिस तरीके से आंधी आई थी, तेज आंधी, उसके बाद से यहाँ किस तरीके से नुकसान हुआ है। बड़ा होर्डिंग जो कि यहाँ पर डीएनडी पर साइड में लगाया गया था, ये होर्डिंग टूटकर नीचे गिर गया है। दिल्ली सरकार ने सरकारी अस्पतालों में जगह खाली होने के बावजूद कोरोना मरीजों के निजी अस्पतालों में जाने का दावा किया। दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मरीज निजी अस्पतालों की तरफ भाग रहे हैं, जिस वजह से उनमें से कई लोगों को मुश्किलें भी उठानी पड़ी। दिल्ली सरकार की 5 हॉस्पिटल एक्सक्लूसिवली सिर्फ कोरोना का इलाज कर रहे हैं। एक महिला अपने पति को लेकर BL के हॉस्पिटल में गई, वहाँ पर बेड नहीं था, उन्होंने धरना दिया, 2 घंटे धरना दिया वहाँ पर कि बेड दो मुझे। उसके बाद वो LNJP के किसी अप्रोच के बिना उनको एडमिशन मिल गया। हालांकि कोरोना के इलाज के लिए निजी अस्पतालों में पहुंच रहे लोगों की दलील सरकार से बिल्कुल अलग है। वहाँ पे हर कोई स्टाफ का है, हर किसी को बेड अवेलेबल नहीं है, हर किसी को एकदम से आप नहीं ट्रीट कर सकते। काफ़ी दिक्कत हो रही है। अभी अंदर जो है दिक्कत इतनी नहीं है, आप अंदर जाइए, आपको बेड मिल रहा है, आइसोलेट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के शाजापुर में पैसे निकालने के लिए बैंक पहुंचे लोगों ने कोरोना के खतरे से बचने के लिए बने नियमों का पालन नहीं किया। इनमें ज्यादातर लोग केंद्र सरकार की तरफ से जनधन खातों में आए रुपयों को निकालने के लिए बैंक पहुंचे, जिसकी वजह से बैंक के बाहर काफी भीड़ जमा हो गई। बैंक के मेन गेट से काफी दूर तक लोगों की लाइन लग गई। ऐसे में खाते से पैसे निकालने के इंतजार में घंटों से लाइन में खड़े इन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा और सारे नियम कायदे भूलकर एक दूसरे के बेहद करीब खड़े दिखाई दिए। इनमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग और महिलाएं भी दिखी। और तो और लाइन में लगे ज्यादातर लोग न तो मुंह को मास्क से ढके नजर आए और न ही कपड़े से। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, बैंक ऑफ इंडिया का एक परिसर है, बैंक है ये, और आप देख सकते हैं इतनी भीड़ मौजूद है जैसे यहाँ पर कोई सार्वजनिक कार्यक्रम चल रहा है। कुछ महिलाएं और बुजुर्ग अपनी बारी के इंतजार में बैंक के बाहर बैठे भी नजर आए। बेपरवाह भीड़ को देखकर बैंक वालों ने भी प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। हम ये चाहेंगे कि प्रशासन भी हमारा थोड़ा सहयोग करे, क्योंकि हमको भी रिस्क है, खतरा तो है, हमारे लिए भी खतरा है, प्लस पब्लिक के लिए भी खतरा है। हरियाणा के रोहतक में मामूली विवाद पर एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया गया कि सेना के एक पूर्व जवान और उसके गांव के एक आदमी के बीच किसी बात पर विवाद हो गया, जिसके बाद सेना का पूर्व जवान बंदूक लेकर उस आदमी के घर पहुंच गया, जहां वो बाहर ही खड़ा था। इसके बाद उसने फायरिंग कर दी, जिससे वो आदमी जमीन पर गिर गया। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग भागते दिखाई दिए। हत्या करने के बाद आरोपी वहां से भागने के बजाय काफी देर तक बंदूक लहराता नजर आया। ये पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। हमारी टीम SHO उसमें सारे लग रहे हैं, उसमें तुरंत जल्दी शीघ्र गिरफ्तार हो जाएंगे। इटली के मिलान में वेतन बढ़ाने और जरूरी सुरक्षा उपकरणों की मांग करते हुए अस्पताल के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। वहां कोरोना से अब तक 34,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2,35,000 से ज्यादा लोग अब तक इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। और ये आंकड़ा रोजाना बढ़ता ही जा रहा है, जिसके बाद कई स्वास्थ्य कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने समेत कई मांगों पर कोरोना से बचाव के लिए पूरे शरीर को ढकने वाली PPE किट पहनकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शन कर रहे कुछ कर्मचारी झंडे लहराते दिखे, जबकि कुछ कर्मचारी अपने हाथों में पोस्टर लिए दिखाई दिए। प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने मुंह से एम्बुलेंस के सायरन जैसी आवाज भी निकाली। स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना मरीजों के इलाज के दौरान अपने साथियों की हुई मौत पर दुख जताया और उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान के वायरल ऑडियो पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय कांग्रेस नेता जीतू पटवारी पर भड़क गए। कांग्रेस के एक नेता हैं जिनकी आदत है, चूहे को चिंदी मिल जाती है तो वो बजाज खाना बना लेता है, बजाज खाना खोल कर बैठ जाता है। तो बजाज खाना खोल कर बैठ गए, बड़े दावे से कह रहे कि हम ये करेंगे ये करेंगे। लॉकडाउन में छूट मिलते ही दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में भी मॉल, होटल और रेस्टोरेंट खोल दिए गए। सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक सभी जगहों पर सुरक्षा के कई इंतजाम भी किए गए।
और शॉपिंग मॉल खोलने से पहले उनकी अच्छे तरीके से साफ सफाई के साथ उन्हें सैनिटाइज भी किया गया। एक मॉल के गेट पर लोगों को एक दूसरे से तय दूरी पर खड़ा करने के लिए फर्श पर निशान बना दिए गए, जबकि हाथों को सैनिटाइज करने के लिए एक मशीन भी लगाई गई। साथ ही मॉल में जगह जगह पर लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कई दिशा निर्देश भी लगाए गए। आप देख सकते हैं यहाँ फुट स्टेप इस तरीके से यहाँ बनाए गए हैं कि उचित दूरी का यहाँ ख्याल रखा गया है। साथ ही जैसे ही आप आते हैं तो आपको सैनिटाइज करने के लिए यहाँ ये मशीन लगाई हुई है, ऑटोमेटिक मशीन है। आप सैनिटाइज करने के बाद ही मॉल के अंदर प्रवेश कर पाएंगे। होटल और रेस्टोरेंट भी तमाम तैयारियों के साथ खोल दिए गए। साफ सफाई के साथ साथ लोगों को सुरक्षित रखने के लिए मेज भी काफी दूर दूर लगाई गई। कोरोना वायरस के खतरे को कम करने के लिए एक रेस्टोरेंट ने अपने मेन्यू कार्ड को मेज पर ही चिपका दिया। सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से हमने जो है ना सोशल डिस्टेंसिंग का काफी ख्याल रखा है। 5-5 मीटर 6-6 मीटर का गैप दे रखा है। होटल और रेस्टोरेंट में काम करने वाले कर्मचारी भी सभी नियमों का पालन करते हुए दिखाई दिए। यूपी के मुरादाबाद में पीएससी की 9वीं बटालियन की महिला पुलिस कर्मियों ने मॉक ड्रिल की। इसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे नक्सलियों से सामना किया जाता है। इस मॉक ड्रिल में करीब 2 जवानों को शामिल किया गया, जिन्होंने दिखाया कि जंगल में नक्सलियों से मुकाबला होने पर उनसे कैसे निपटा जाता है। पीएससी के जवानों ने सेना नायक अशोक कुमार की अगुवाई में ये मॉक ड्रिल की। जंगल ट्रेनिंग स्पेशली हमने नक्सलियों वाला कोर्स जो है अडॉप्ट किया है। नक्सली और आतंकवादी कोई आईईडी लगा दे, कोई एम्बुश लगा दे, कोई आक्रमण कर दे, हमारा ट्रुप का कहीं जो है आना जाना हो रहा है वहाँ पे। अभी देखा आपने सीआरपीएफ का जो हुआ था, पुलवामा वाला हुआ था, और सुकमा में, दंतेवाड़ा में होता ही रहता है। जब भी हमारा ट्रुप मूवमेंट करता है तो हमें वो टारगेट करते हैं। राजस्थान के अजमेर में पुरानी रंजिश की वजह से 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। देर रात हुई इस मारपीट का वीडियो भी वायरल हो गया, जिसमें एक पक्ष के कुछ लोग दूसरे पक्ष पर पत्थर बरसाते हुए नजर आए। इन लोगों में बड़ों के साथ साथ बच्चे और महिलाएं भी शामिल थीं। रात के अंधेरे में ये सभी लोग बिना रुके दूसरे पक्ष पर पत्थर बरसाते रहे। एक महिला तो सड़क किनारे पड़े पत्थर उठाकर फेंकती हुई दिखाई दी, जबकि बच्चे भी पीछे नहीं रहे और लगातार हंगामा करते रहे। हालांकि मारपीट की जानकारी मिलते ही पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। हमने मौके पर उनमें से लगभग 11 आदमियों को हमने डिटेन किया और उनको 151 में अरेस्ट किया। अभी उनके प्रकरण पंजीबद्ध हो रहे हैं, जिसके बाद हम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मारपीट में दोनों पक्षों के कुछ लोग घायल भी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बीजेपी ने राजस्थान में बॉर्डर पर सख्ती बरते जाने को गहलोत सरकार के डर से जोड़ दिया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आरोप लगाया कि सरकार विधायकों के टूटने के डर से बॉर्डर पर सख्ती बरत रही है। ये सीमाएं सील करना, ये तो साफ तौर पर उनकी असुरक्षा को साबित करता है कि कहीं उनके भीतर का अंतर्विरोध इस तरीके से कहीं किसी को छूट नहीं देते। जबकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोपों को खारिज करते हुए साफ किया कि लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या की वजह से राज्य की सीमाओं पर सख्ती बरतने का आदेश दिया गया है। 350 से 400 कल हो गए थे कोरोना पेशेंट को। मैं क्या सील तो नहीं किया, आवागमन को हमने आज रेगुलर किया। अफगानिस्तान में कोरोना संकट के बावजूद क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग शुरू कर दी। इन सभी ने जल्द ही हालात पहले जैसे होने की उम्मीद जताई और मैदान में उतरकर पहले की ही तरह अभ्यास में जुट गए। अगले 1 महीने तक चलने वाली ट्रेनिंग में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के 22 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। टीम के मैनेजर ने दावा किया कि ट्रेनिंग के दौरान सरकार की तरफ से जारी किए गए सभी नियमों का पालन भी किया जा रहा है। Each group is coming separately and they are going out, then other group is coming to the ground and they are doing their exercises. कोरोना वायरस के खतरे के बीच ट्रेनिंग में जुटे खिलाड़ी भी खुश नजर आए। टीम के मैनेजर ने बताया कि अभ्यास के दौरान किसी भी खिलाड़ी की तबीयत खराब होने पर उसे स्टेडियम से दूर भेज दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में पिछले 3 दिनों में 3 हथिनियों की मौत से वन विभाग में हड़कंप मच गया। एक के बाद एक मिलते शवों से वन विभाग पर कई सवाल भी खड़े हो गए, जिसके बाद वन विभाग के अधिकारी हथिनी की मौत के कारण जानने के लिए जंगल पहुंच गए। बताया गया कि 2 दिन पहले एक गर्भवती हथिनी का शव जंगल से मिला था, जिसके पास ही नवजात हाथी का भी शव पड़ा था। आशंका जताई गई कि प्रसव के दौरान इस हथिनी की मौत हो गई, लेकिन अगले ही दिन एक और हथिनी का शव भी पास में ही मिलने से हड़कंप मच गया। इस हथिनी के शव को कई हाथी घेरे हुए नजर आए, जिसकी वजह से उसका पोस्टमार्टम करने में देरी हुई। लगातार तीसरे दिन एक और हथिनी का शव मिलने के बाद
उसकी हत्या की साजिश की आशंका जताई गई। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी बारिश के बाद उफान पर आई नदी में 4 लड़के फंस गए। ये लड़के अपने रिश्तेदार के घर जाने के लिए नदी पार कर रहे थे। तभी तेज बारिश होने की वजह से अचानक पानी का बहाव बढ़ गया और ये लड़के कुछ दूरी तक बहकर नदी के बीचों बीच पहुंच गए। लेकिन इन लड़कों ने हिम्मत नहीं हारी और जैसे तैसे नदी के बीच में पड़े एक बड़े पत्थर तक पहुंचकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। ऐसे में इलाके के कुछ लोग इनकी मदद के लिए आगे आए और एक रस्सी की मदद से इन लड़कों को रेस्क्यू करने में जुट गए। इनमें कुछ लोग नदी किनारे रस्सी को पकड़कर खड़े हो गए, जबकि एक आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक लड़के को अपनी पीठ पर लादकर नदी से बाहर निकला। इसी तरह बाकी लड़कों की भी जान बचाई गई। आईटीबीपी के एक जवान का कोरोना पर गाया एक गाना वायरल हो गया। आईटीबीपी के जवान विक्रमजीत सिंह का कोरोना वायरस पर गाया एक गाना वायरल हो गया। इस गाने के जरिए आईटीबीपी जवान ने कोरोना वायरस संकट के दौरान ड्यूटी कर रहे लोगों को धन्यवाद दिया। सियाचिन में तैनात यूपी के सोनभद्र के रहने वाले एक जवान ने वीडियो जारी कर अपने इलाके के एक पुलिस वाले पर उसके परिवार को परेशान करने का आरोप लगाया। जवान ने पुलिस वाले पर मकान बनाने के लिए 25,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। इन आरोपों पर पुलिस अधिकारियों ने जांच की बात कही। उनके द्वारा कुछ पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाए गए हैं, जिसके संबंध में मैंने सीओ पिपरी को इसकी जांच करने के लिए दी है। सीओ पिपरी अपनी जांच की रिपोर्ट देंगे, उसके आधार पर यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक दिन पहले हुए डबल मर्डर के आरोप में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि एक रिश्तेदार ने ही सोने और पैसों की लालच में यह हत्या की थी। इसमें कुछ कीमती सामान जाने का हमें रिपोर्ट प्राप्त हुआ है, हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं। मजदूरों को लेकर केरल से पश्चिम बंगाल जा रही एक विशेष ट्रेन में 18 दिन की एक बच्ची की तबीयत खराब होने के बाद मौत हो गई। बच्ची के पिता ने रेलवे कर्मचारियों को जानकारी देने के बाद भी तुरंत मदद नहीं करने का आरोप लगाया। मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट में कई दुकानों में अचानक आग लगने से वहां अफरा तफरी मच गई। हालांकि आग कैसे लगी इसका पता भी नहीं लग पाया है, लेकिन इस आग ने कुछ ही देर में करीब 15 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। दुकानों से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी, जबकि धुएं के गुबार इलाके में फैल गया। ये आग उस वक्त लगी जब बाजार बंद था। आग लगने की जानकारी मिलते ही वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ देर बाद दमकल कर्मी भी वहां पहुंच गए और काफी कोशिश के बाद इस आग को बुझा दिया गया। आग कंट्रोल में है, 10 या 15 दुकानों को लगी है। अनलॉक 1 में एक राज्य से दूसरे राज्य तक सफर करने की इजाजत मिलने के बाद चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग ने पंजाब और हरियाणा के कुछ शहरों तक बसें चलानी शुरू कर दी। लॉकडाउन में 2 महीने से भी ज्यादा वक्त से चंडीगढ़ से दूसरे राज्यों तक बस सेवा बंद थी। हालांकि बस में उसकी क्षमता के आधे यात्री ही सफर कर पाएंगे। यूं भी चंडीगढ़ के सेक्टर 43 बस टर्मिनल पर यात्री कम ही नजर आए। कोरोना वायरस से बचाव के लिए टर्मिनल पर नियम के मुताबिक सफर पर निकलने से पहले बसों को सैनिटाइज करने की तैयारी भी होती दिखी। बस का कोना कोना सैनिटाइज किया गया। राउंड मार के आएगी गाड़ी, उसके बाद सैनिटाइज होगी, उससे पहले सैनिटाइज होगी जब वो यहाँ से जाती हैं। कोरोना वायरस के खतरे के बीच यात्री भी बसों में सफाई से संतुष्ट दिखे। सेफ फील करते हैं, साफ सफाई पूरी है गाड़ी के अंदर और बाहर भी काफी पोछा वगैरह लग रहा है। गुजरात के अमरेली में बीते 5 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से कई नदी नाले उफान पर आ गए। बारिश की वजह से वहां के कई रास्ते भी पानी में डूब गए। भारी बारिश के बाद कई रास्तों पर पानी सैलाब की तरह बहता नजर आया। जिन रास्तों को लोग बिना किसी परेशानी के पार किया करते थे, पानी के तेज बहाव में उन पर पैर रखना तक मुश्किल हो गया। बताया गया कि पिछले 5 दिनों से वहां के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है और इसी वजह से कुछ नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया। प्रयागराज के कई इलाकों में किसानों की फसल चट करने के बाद टिड्डियों ने शहरी इलाकों पर हमला बोल दिया। भारी संख्या में पहुंची इन टिड्डियों को देखकर वहां रहने वाले लोग हैरान रह गए। जबकि सड़क से गुजर रहे कुछ लोग तो किनारे खड़े होकर इनका वीडियो बनाते हुए दिखाई दिए। भारी संख्या में आई ये टिड्डियां सड़क किनारे लगे पेड़ों पर बैठ गईं, जबकि आसमान में भी हर तरफ टिड्डियां दिखाई दी। जो हरा भरा पेड़ आपको दिख रहा है, थोड़ी देर में अगर यहाँ पर 1-2 घंटे ये टिड्डियां बैठ गईं, तो ये पूरी तरह से इसकी हरियाली को चट कर सकती हैं। इतनी सारी टिड्डियों को उड़ता देख इलाके के लोग भी दहशत में आ गए। जिंदगी में पहली बार ऐसे इतनी बड़ी बड़ी टिड्डियां देखा यहाँ पर और सुना था कि
पाकिस्तान अफगानिस्तान से आए हैं, मगर आज पहली बार अपनी आंखों से देखा है। हालांकि प्रशासन की टीम भी इन टिड्डियों को भगाने की कोशिश में जुटी हुई दिखी। दमकल विभाग की गाड़ियों की मदद से इन टिड्डियों पर केमिकल का छिड़काव भी किया गया। टिड्डी के दल को काफ़ी मात्रा में नष्ट कर दिया गया है। जो बचा हुआ दल, अब हम लोग आज दिन भर उसको वॉच करेंगे, जिस भी दिशा में जाएगा उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। गुजरात के मोरबी में बीजेपी के ही दो गुट आपस में भिड़ गए। एक अस्पताल के कार्यक्रम में बीजेपी विधायक के पहुंचने से पहले कार्यक्रम शुरू हो गया था, जिस पर विधायक के कार्यकर्ता भड़क गए और वहां पहले से पहुंचे बीजेपी के पूर्व विधायक के कार्यकर्ताओं से बहस करते नजर आए। वहीं इस हंगामे के दौरान बीजेपी के सांसद भी वहां मौजूद रहे। हालांकि लोगों ने कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थे। काफी देर बाद समझाने के बाद कार्यकर्ता शांत हुए। जापान में घर में कामकाज करने के लिए बनाया गया एक रोबोट कोरोना वायरस से लड़ने के हथियार के तौर पर पेश किया गया। युगो नाम के इस रोबोट को बनाने वाले स्टार्टअप मीरा रोबोटिक्स का दावा है कि रोबोट कोरोना वायरस के खतरे को कम कर सकता है, क्योंकि वायरस को मारने के लिए ये रोबोट अल्ट्रावायलेट लाइट का इस्तेमाल करता है। वैसे तो ये रोबोट घर में कपड़े धोने और झाड़ू लगाने जैसे काम के लिए बनाया गया था, लेकिन एक वीडियो में ये एक दरवाजे के हैंडल को बिना किसी सैनिटाइजर के सैनिटाइज करता नजर आया। रोबोट ने जैसे ही दरवाजे के हैंडल को छुआ, रोबोट पर लगी अल्ट्रावायलेट लाइट जल गई। घरों, दफ्तरों और दुकानों वगैरह में दरवाजों के गंदे होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि दिन भर में वो बार बार अलग अलग लोगों के हाथों द्वारा छुए जाते हैं। ऐसे में दरवाजों को बार बार सैनिटाइजर से साफ करने के झंझट को खत्म करने के लिए रोबोट बनाने वाले स्टार्टअप ने अल्ट्रावायलेट लाइट निकालने वाला एक उपकरण रोबोट में फिट कर दिया, ताकि रोबोट के चीजों को छूने पर उन पर लगे वायरस मर जाएं। कोरोना से निपटने के लिए आईआईटी कानपुर ने एक खास चेंबर बनाया है। दावा किया गया है कि ये चेंबर लोगों को कोरोना से बचाने में मददगार साबित होगा, क्योंकि इसमें कई नई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। खास तरह के इस चेंबर में एक कैमरा और सेंसर लगा है। ये कैमरा लोगों के शरीर का तापमान मापकर उनकी फोटो खींच लेता है। तापमान के ठीक पाए जाने पर लोग इसके अंदर जाते हैं, जहां उन पर दवा का छिड़काव होता है। करीब 10 सेकंड बाद लोग चेंबर के दूसरी तरफ से निकलकर जाते हैं। इस खास चेंबर को एक अस्पताल के बाहर लगाया गया है, ताकि वहां कोरोना को फैलने से रोका जा सके। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से दिल्ली में दोबारा लॉकडाउन लागू करने की मांग हाई कोर्ट तक पहुंच गई। जानकारी के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर राजधानी में एक बार फिर सख्ती से लॉकडाउन लागू करने की मांग की गई, और इसके लिए दिल्ली सरकार के उस बयान का हवाला दिया गया जिसमें जुलाई तक 5.5 लाख कोरोना मरीज होने का अनुमान जताया गया था। इसके साथ ही मिजोरम का भी जिक्र किया गया, जहां 9 जून से 14 दिनों के लिए एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, जबकि वहां सिर्फ 88 कोरोना मरीज थे। इस याचिका में लॉकडाउन के फायदे भी बताए गए और दावा किया गया कि धार्मिक स्थलों, मॉल और रेस्टोरेंट को खोलने से ही कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। याचिका दाखिल करने वालों ने दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों के लिए बिस्तर, वेंटिलेटर, आईसीयू वार्ड और कोरोना की जांच केंद्रों की कमी होने का भी दावा किया। केंद्र सरकार ने बताया कि नई शिक्षा नीति में खेलों को भी जगह मिलेगी। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि देश की नई शिक्षा नीति में खेलों को भी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा। जयपुर में हाथियों के लिए लगाए गए कैंप में 34 हाथियों के कोरोना वायरस की जांच भी की गई। अभी हम जो सैंपल ले रहे हैं उनसे रिपोर्ट आने पर कंफर्म हो जाएगा कि इनमें कोविड है या नहीं है। मुंबई के घाटकोपर में खेलते हुए एक 5 साल का बच्चा नाले में गिर गया। इस बच्चे की तलाश के लिए नौसेना और एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। तापसी पन्नू ने लॉकडाउन में परेशान हुए प्रवासी मजदूरों पर एनिमेशन से बनाए गए एक वीडियो को शेयर किया, जिसमें इन मजदूरों के दर्द को दिखाया गया। इस वीडियो को तापसी ने अपनी आवाज दी है। खाने को तो कुछ ना मिल पाया, भूख लगी तो डंडा खाया, फासले तय किए हजारों मील के, कुछ साइकिल पर कुछ पैर नंगे। हम तो बस प्रवासी हैं, क्या इस देश के वासी हैं। गश्त लगाने के लिए मुंबई पुलिस में 40 सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटरों को शामिल किया गया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इन सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटरों का उद्घाटन किया। गृह मंत्री ने जैसे ही हरी झंडी दिखाई, पुलिस वाले ये स्कूटर चलाते नजर आए। खुद मुंबई पुलिस कमिश्नर ने इस स्कूटर को चलाकर देखा। इन सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटरों से पुलिस को गेटवे ऑफ इंडिया जैसे भीड़-भाड़ वाले और संकरे इलाकों में गश्त लगाने में मदद मिलेगी, जहां पुलिस की गाड़ी के लिए घुसना मुश्किल होता है।
साथ ही कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए भी ये स्कूटर मददगार साबित होंगे, क्योंकि इनमें लगे स्पीकर और माइक के जरिए पुलिस लोगों से नियमों का पालन करने की भी अपील कर पाएगी। पंजाब के लुधियाना में एक क्वारंटीन सेंटर में पानी की टंकी में जहर मिलाने की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि क्वारंटीन सेंटर में रह रहे कुछ पुलिस कर्मियों से बदला लेने के लिए जहर मिलाया गया, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस क्वारंटीन सेंटर पहुंची और जहर मिलाने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि एक पुलिसकर्मी ने शक होने पर इसकी जानकारी दी थी, जिसके बाद फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची, जिसने सैंपल की जांच के बाद पानी के जहरीला होने की पुष्टि की। शुरुआती जांच में आरोप लगाया गया कि क्वारंटीन सेंटर में रह रहे कुछ पुलिस कर्मियों से शायद बदला लेने की नीयत से ये जहर मिलाया गया। जहरीला पदार्थ टैंकी के अंदर ही डाल दिया कि जब भी कोई पुलिस कर्मचारी आकर पानी पिए तो उसको नुकसान पहुंचे। पुलिस ने दावा किया कि एक आरोपी के अपराधी भाई को पुलिस ने पकड़ा था, जिससे बदला लेने के लिए उसने पानी की टंकी में जहर मिला दिया। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में एक झील के पानी का रंग बदल गया। पिछले 2 दिनों में पानी का रंग बदलकर गुलाबी हो गया। फिलहाल पानी का रंग बदलने की वजह का पता नहीं चल सका है और जिस झील का पानी पहले हरा था वो अब अचानक गुलाबी रंग का नजर आने लगा। पिछले 2 दिनों में पानी का रंग अचानक बदल जाने से वहां के लोग हैरान हैं। वहीं डीएम ने पानी का सैंपल फोरेंसिक विभाग में भेजा ताकि रंग बदलने की सही वजह का पता चल सके। यूपी के वाराणसी में दुकानें खुलने के बाद भी ग्राहक नहीं आने से दुकानदार मायूस हो गए। अनलॉक 1 में सभी मॉल और दुकानों को खोलने की इजाजत मिल गई, लेकिन कोरोना के डर से कम लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। और यही वजह रही कि मॉल में जब दुकानें खुली तो वहां एक भी ग्राहक नजर नहीं आया। अनलॉक 1 में छूट मिलने के बाद कपड़े, जूते और घड़ियों के बड़े ब्रांड की दुकानों समेत तमाम छोटी बड़ी दुकानें सज तो गईं, लेकिन कोरोना के डर की वजह से खरीदार आ ही नहीं रहे, जिससे दुकानों में सन्नाटा पसरा रहा। ग्राहकों की कमी से मायूस दुकानदारों ने चिंता जताई कि ऐसे हालात में दुकान का किराया और कर्मचारियों का वेतन देना मुश्किल होगा। कहीं भी कोई कस्टमर नहीं दिख रहा है। लोग अपनी प्रति बहुत सचेत हो गए हैं कि हम इधर उधर खर्च नहीं करेंगे, हम लग्जरी लाइफ में जिएंगे। वहीं कुछ दुकानों पर इक्का दुक्का ग्राहक खरीदारी करने पहुंचे थे, लेकिन मॉल में पहले जैसी रौनक नहीं दिखी। हालांकि मॉल को खोलने से पहले पूरी तरह सैनिटाइज किया गया और लोगों को जागरूक करने के लिए बाहर एक पोस्टर भी लगाया गया। दुकानदारों ने बताया कि लंबे समय से मॉल बंद होने से व्यापार में उन्हें भारी घाटा झेलना पड़ा है। किराया भी निकालना है, स्टाफ की सैलरी भी निकालनी है। करोड़ों रुपए का व्यापार जो प्रभावित हुआ है 2.5 महीने के अंदर, वो अलग एक मार है। लॉकडाउन की वजह से थमी जिंदगी लंबे वक्त बाद पटरी पर आती तो दिख रही है, लेकिन लोगों में कोरोना का डर अब भी बरकरार है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही हालात सामान्य हो जाएंगे। दिल्ली के पास नोएडा के गांव में लोगों के मारपीट करने वाले 2 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। आरोप है कि 2 पुलिस कर्मियों ने घर के बाहर बैठे पिता और उनके बेटे से मारपीट की थी, जो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया गया कि पुलिस की पिटाई से एक लड़का जख्मी भी हो गया, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं पुलिसकर्मियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कमिश्नर ने दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। फंक्शन चल रहा था हमारे घर के बराबर में, उन्होंने खूब दारू पी ली। दारू पीने के बाद उन्होंने मेरे को बुलाया। बुलाने के बाद मेरे से नाम लिया। नाम पूछते ही एक सिविल पुलिस वाले ने बहुत ज़ोर से लात मारी, तो उसमें मैं काफ़ी जख्मी हो चुका हूँ और मैं हॉस्पिटल में रात से एडमिट हूँ और इस प्लेस पे पुलिस वालों का कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही। राजस्थान के कई जिलों में टिड्डियों के हमलों के बाद प्रशासन उन्हें भगाने के काम में जुट गया। हालांकि राज्य सरकार के अभियान को नाकाम करते हुए टिड्डियों के झुंड ने किसानों की फसल को बर्बाद कर दिया, जिसकी एक तस्वीर बाड़मेर से भी सामने आई, जहां टिड्डियों के हमले के बाद उन्हें भगाने के लिए प्रशासन ने एक अभियान चलाया। टिड्डियों के हमले को नाकाम करने के लिए कई ड्रोन से दवाओं का छिड़काव किया गया। साथ ही कई स्प्रे मशीनों का भी इंतजाम किया गया ताकि टिड्डियों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। जो भी टिड्डी सीमावर्ती क्षेत्र में आएगी तब इन माउंटेड स्प्रेयर को ट्रैक्टर के साथ लगा के स्प्रे करके टिड्डी का नियंत्रण किया जाएगा। टिड्डियों के झुंड ने कोटा में भी हमला कर दिया, जिसकी जानकारी मिलते ही कुछ लोग वहां पहुंचे और खेत में घूम घूम कर टिड्डियों को भगाने के लिए थालियां बजाते नजर आए। दूसरे जिलों की तरह बीकानेर में भी टिड्डियों ने किसानों की फसल चौपट कर दी। फसल को बर्बाद करने के बाद टिड्डियां मकानों के आसपास उड़ती हुई दिखाई दी। यूपी के मथुरा में गहनों के एक शोरूम में आग लग गई। बताया गया कि शोरूम में यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसके बाद शोरूम से आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलने लगी और थोड़ी ही देर में आग ने पूरे शोरूम को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की जानकारी मिलने के बाद
दमकल विभाग की टीम वहां पहुंची और गहनों के शोरूम में लगी आग को बुझाया। इसकी जो वजह बताई जा रही है वो शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। उस समय दुकान में 3 लोग मौजूद थे। एक तो जो दुकान के मालिक हैं उनके 2 बेटे और उनके एक सर्वेंट वहाँ पर मौजूद थे। किसी भी प्रकार की हानि नहीं हो पाई है, ना कि जन और धन किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हो पाई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक इंडोर स्टेडियम को कोरोना अस्पताल में बदल दिया गया। वहां पर बीते 15 दिनों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिसे देखते हुए भूपेश बघेल सरकार ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए तैयारी तेज कर दी। इन्हीं तैयारियों के तहत रायपुर के एक स्टेडियम को कोरोना अस्पताल में तब्दील कर दिया गया। इस अस्पताल में 600 कोरोना मरीजों के इलाज का इंतजाम किया गया है। अस्थायी अस्पताल में सामान्य अस्पताल की तरह ही सारी सुविधाएं होगी। यही नहीं तो इमरजेंसी के समय में मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से ऑक्सीजन भी दी जा सकेगी। खबर है कि रायपुर के अलावा कई और शहरों में भी सरकारी इमारतों को कोरोना अस्पताल में बदलने का काम शुरू कर दिया गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर कोरोना मरीजों को फौरन इलाज की सुविधा मुहैया कराई जा सके। राज्य में अब तक 1400 कोरोना वायरस के मरीज सामने आ चुके हैं। यूपी के आगरा में वन विभाग की टीम ने सैकड़ों कछुओं को चंबल नदी में छोड़ा। कछुओं के अंडे देने के बाद वन विभाग की टीम इनकी देखभाल करती है और अंडों से बच्चे निकलने के बाद वो उन्हें नदियों में छोड़ देती है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया उन्होंने करीब 1900 कछुओं को चंबल नदी में छोड़ा। लालू यादव के 73वें जन्मदिन के मौके पर उनके बेटे तेज प्रताप यादव ने पटना के एक मंदिर में पूजा की। लालू यादव के जन्मदिन को उनकी पार्टी आरजेडी हर साल जश्न के तौर पर मनाती है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से उनका जन्मदिन सादगी से मनाया गया। और उनके बेटे तेज प्रताप अपने कई समर्थकों के साथ पटन देवी मंदिर में गए, जहां वो काफी देर तक रुके और इस दौरान उन्होंने जमीन पर बैठकर पूजा की। लालू यादव का 73वां जन्मदिन मनाने गए तेज प्रताप ने 73 दिए जलाए। इसके अलावा मंदिर में उन्होंने लालू यादव के नाम पर एक पौधा भी लगाया। साथ ही उन्होंने अपने पिता की जल्द रिहाई की कामना की। चारा घोटाला मामले में लालू यादव फिलहाल रांची की जेल में बंद हैं। यूपी के जौनपुर में 2 गांवों के बीच जमकर पथराव हुआ। आरोप है कि एक गांव के लोग दूसरे गांव की महिलाओं पर फप्तियां कसते थे, जिसको लेकर दोनों गांव के लोग आमने सामने आ गए। दोनों गांव के बीच एक नदी है। ऐसे में गांव वाले नदी के दोनों किनारों पर खड़े होकर एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकने लगे, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने अब इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। महाराष्ट्र में सरकार में शामिल कांग्रेस नाराज है, क्योंकि उसका आरोप है कि राज्य सरकार की अहम बैठकों में उसे शामिल नहीं किया जाता और केवल शिवसेना और एनसीपी के नेताओं को बुलाया जाता है। अहम बैठकों में नहीं बुलाए जाने से नाराज कांग्रेस ने इस बारे में मुख्यमंत्री से बात करने का फैसला किया। हैरानी की बात तो यह कि कांग्रेस नेता जिस समय ये प्लानिंग कर रहे थे, ठीक उसी समय निसर्ग तूफान से हुई तबाही पर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई, जिसमें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार समेत वित्त मंत्री अजीत पवार और मुख्य सचिव अजय मेहता शामिल हुए। लेकिन इस मामले में बड़ी भूमिका निभाने वाले 2 मंत्रालय, जिनके मंत्री कांग्रेस कोटे से आते हैं, उन दोनों को निमंत्रण नहीं मिला। इन दोनों मंत्रालयों में एक आपदा और प्रबंधन मंत्रालय है और दूसरा राजस्व मंत्रालय है। राजस्व मंत्रालय के मंत्री खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बालासाहेब थोराट हैं। सरकार म्हणूनही आमचे काही प्रश्न आहेत, सरकार म्हणून सुद्धा काही प्रश्न आहेत, काही गोष्टी आहेत, त्या बाबतीत सुद्धा चर्चा आहे। काही गोष्टीत आमच्या म्हणजे आम्ही ज्यावेळेस बसतो एकत्र त्यावेळेस आमच्या अपेक्षा साहजिकपणे सरकार म्हणून सुद्धा माननीय मुख्यमंत्र्यांकडून आहेत आणि त्यामुळे ती चर्चा सुद्धा आमची झालेली आहे। लेकिन महाराष्ट्र सरकार में शामिल एनसीपी ने कांग्रेस की नाराजगी की खबरों को गलत ठहराया और दावा किया कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन में सब ठीक है। देखिए, मुझे वैसा लगता नहीं, क्योंकि ये सब निर्णय प्रक्रिया में जब मैंने बालासाहेब थोराट साहब के साथ बात की थी, मुझे लगता है कल सरकार ने जो निर्णय किए उसमें वो भी शामिल थे। भारत ने ब्रिटेन से विजय माल्या को शरण नहीं देने की अपील की। भारत ने ब्रिटेन से गुजारिश की कि वो विजय माल्या को शरण न दे। खबर है कि विजय माल्या की तरफ से मानवता के आधार पर ब्रिटेन से शरण देने की अपील की जा सकती है। विदेश मंत्रालय ने वंदे भारत मिशन के तहत अब तक 1,65,000 से ज्यादा भारतीयों को स्वदेश लाने की जानकारी दी। साथ ही बताया कि 2 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के तीसरे चरण में 4 लाख लोगों ने वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है।
दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर जॉन्टी रोड्स ने एक भारतीय क्वारंटीन सेंटर में कुछ लोगों के क्रिकेट खेलने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। साथ ही इस वीडियो से भारत में क्रिकेट के लिए काफी लगाव होने की बात अपने आप जाहिर होने की बात कही। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,607 नए मरीज बढ़े हैं। राज्य में एक दिन में ये सबसे ज्यादा मरीज हैं। अब महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 97,648 हो गई है। यही नहीं, महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 152 मरीजों की मौत हुई है, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 3,590 पहुंच गया है। राज्य में अब तक 46,078 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। मुंबई की बात करें तो यहाँ कोरोना के 54,085 मरीज हैं। मुंबई में अब तक इस बीमारी से 1,954 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में पिछले 24 घंटे के आंकड़े देखें तो 1,418 नए मरीज सामने आए हैं और 97 लोगों की मौत हुई है। भारतीय सेना ने अपने एक जवान की शहादत के बदले पाकिस्तान को उसी के अंदाज में करारा जवाब दिया। सुरक्षा बल ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जवाबी कार्रवाई की, जिनमें वहां की नीलम घाटी भी शामिल है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में घने पेड़ों के बीच से भारतीय जवानों के बम बरसाने के बाद धुआं उठता दिखाई दिया। इस कार्रवाई के दौरान पीओके में बम गिरने के साथ गोलियां चलने की भी आवाज सुनाई दी। खबर है कि भारतीय जवानों की इस कार्रवाई में पाकिस्तान की कुछ चौकियां भी तबाह हो गईं। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई हुई है, उसमें पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ है। 5 उनके सैनिक मारे गए हैं। एक दिन पहले पाकिस्तान ने राजौरी के मंजाकोट इलाके में सीज फायर को तोड़ा था और इसी दौरान भारत का एक जवान शहीद हो गया था, जिसकी शहादत का बदला भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान से ले लिया। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बल के जवानों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के भिम्मेर में 2 पोस्ट को तबाह कर दिया। साथ ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए उसके 5 जवानों को भी ढेर कर दिया। बताया गया कि इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई जवान बुरी तरह जख्मी भी हो गए। बीते कई दिन से पाकिस्तान की सेना बालाकोट, पूंछ के मेढर सेक्टर, राजौरी के तारकुंडी सेक्टर और मनकोट इलाके में लगातार फायरिंग कर रही थी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,877 नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना मरीजों का ये अब तक का सबसे बड़ा उछाल है। इसके बाद दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 34,687 हो गई है। यही नहीं, दिल्ली में कोरोना से मरने वालों का रिकॉर्ड भी टूट गया है। पिछले 24 घंटों में 65 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना से एक दिन में ये सबसे ज्यादा मौतें हैं और दिल्ली में मौत का आंकड़ा 1,000 के पार हो गया है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में पाकिस्तान के इशारे पर चल रहे आतंकियों के नशे के कारोबार का भंडाफोड़ हुआ। इसे लश्कर तैयबा का नार्को टेरर मॉड्यूल कहा जा रहा है, जिसके जरिए आतंकियों तक पैसा पहुंचाया जाता था। एक बड़ा पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड नार्को टेरर मॉड्यूल को बच किया हमने। हंदवाड़ा पुलिस ने इस मॉड्यूल से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से करीब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की 21 किलो हेरोइन जब्त की गई। 1 करोड़ 34 लाख रुपए नकद और नोट गिनने वाली एक मशीन भी आरोपियों के कब्जे से बरामद हुई। 1 करोड़ 34 लाख रुपए की ये रकम 2000 और 500 के नोट में बरामद हुई। नोटों की इतनी गड्डियां दिखी कि रखने के लिए एक मेज भी छोटी दिखने लगी। टोटल 21 केजी हेरोइन, जिसकी मार्केट वैल्यू 100 करोड़ के बराबर है और 1.34 करोड़ का इंडियन करेंसी बरामद की। माना जा रहा है कि नशे के इसी कारोबार के जरिए जम्मू कश्मीर में आतंकियों तक पैसा पहुंचाया जा रहा था और हवाला के जरिए होने वाले इस लेन देन का कोई सुराग तक नहीं बचता था। लेकिन पुलिस ने आतंकियों के इस खेल से पर्दा उठा दिया, क्योंकि पुलिस ने दावा किया कि नार्को टेरर मॉड्यूल में शामिल लोग पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के संपर्क में थे और पाकिस्तान के इशारे पर जम्मू कश्मीर में बैठे आतंकियों को मदद पहुंचाने का काम कर रहे थे। लेकिन देश के युवाओं की रगों में जहर घोलने का काम भी इसी धंधे के जरिए किया जा रहा था। मतलब यह कि पाकिस्तान से हेरोइन पहले तस्करों तक पहुंचाई जाती थी, फिर तस्कर उसे देश भर में मौजूद नशे के धंधे से जुड़े कारोबारियों तक पहुंचाते थे और उससे होने वाली कमाई पाकिस्तान को जाने के बजाय जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों तक पहुंचाई जाती थी। अब तक नशे का कारोबार करने वालों और आतंकियों के बीच कोई सीधा कनेक्शन नहीं मिला था, लेकिन यह पहली बार है जब जम्मू कश्मीर में आतंकियों और तस्करों के बीच सीधा रिश्ता मिला हो। इसीलिए जम्मू कश्मीर पुलिस के इस ऑपरेशन को आतंकियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। ये सारे गिरफ्तार किए गए लोग सारे पाकिस्तान हैंडलर्स के साथ संपर्क में थे
जम्मू एंड कश्मीर में लश्कर तोयबा का आतंकवादियों की आर्थिक मदद के लिए ड्रग्स की धंधा में शामिल थे ये लोग सारे। दिल्ली में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं और ऐसे में दिल्ली में सख्ती से लॉकडाउन लागू करने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। जनहित याचिका में दलील दी गई है कि जुलाई तक दिल्ली में कोरोना के 5.5 लाख मरीज हो सकते हैं। ऐसे में दिल्ली में सख्त लॉकडाउन लागू किया जाए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फिर से लॉकडाउन लगाने का संकेत दिया। अकेले महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 1 लाख के करीब पहुंच चुका है, जिसके बाद सरकार लॉकडाउन में लोगों को मिली छूट वापस लेने पर विचार कर रही, जिसका जिक्र महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अपने एक ट्वीट में किया। उद्धव के ट्वीट का मतलब यह था कि अगर लॉकडाउन में मिली छूट से हालात बिगड़ने लगे तो सरकार लॉकडाउन फिर से लगाने पर मजबूर हो जाएगी। माना यह भी जा रहा है कि सरकार की सोच बदलने की वजह मुंबई के बाजारों का हाल है। अकेले मुंबई में 50,000 से ज्यादा कोरोना मरीज मिल चुके हैं, लेकिन लोग अब भी लापरवाह दिख रहे हैं। भायखला की सब्जी मंडी में जब न्यूज 18 की टीम पहुंची तो न तो हर चेहरे पर मास्क दिखा और न ही लोगों के बीच जरूरी दूरी दिखी। मार्केट भले ही खाली हो, लेकिन उसके बावजूद लोग डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं। सब्जी मंडी में पहुंचे कुछ लोग तो इस पर बात तक करने को तैयार नहीं हुए। नहीं कुछ बोलना है बाबू, नहीं कुछ बोलना है, नहीं कुछ बोलना है तो क्या करेगा? थैली में देना बेटा, वैसे ही परेशान है, मत बोलो। लेकिन मुख्यमंत्री के ट्वीट ने बीजेपी को हमले का मौका दे दिया। बीजेपी ने महाराष्ट्र की 3 दलों की सरकार को कंफ्यूज्ड सरकार बताया और बिना तैयारी के लॉकडाउन खोलने का आरोप लगाया। जो मुंबई शहर में अलग अलग दुकानें हैं उनका अलग अलग समय रखते हैं। पूरा प्रॉपर तरीके से इस बात का यदि सरकार नियोजन करती तो आज सरकार पर यह विफलता का समय नहीं आता। दिल्ली के पास नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच 2 मुठभेड़ हुई। इसमें पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों से पहली मुठभेड़ नोएडा के सेक्टर 39 में हुई। पुलिस से मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाश का नाम संजीव खड़खड़ी बताया जा रहा है। इस पर पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा था। इस बदमाश पर हत्या, लूट समेत कई मामले दर्ज हैं। बदमाशों से दूसरी मुठभेड़ नोएडा के सेक्टर 20 में हुई। यहां पुलिस मोबाइल छीनकर भाग रहे बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए बदमाश से एक तमंचा भी बरामद किया है। एक बाइक सवार को रोकने का प्रयास किया गया, वो रुका नहीं, भागा वहाँ से। SHO 39 थे वहाँ पर, उन्होंने उसका पीछा किया। उसके बाद ये जहाँ हम लोग खड़े हैं इस सर्विस रोड पे वो आया और उसके बाद इस न्यूज़ को फ्लैश किया गया। वो संदिग्ध भी लग रहा था। दोनों तरफ से घेराबंदी हुई है। घेराबंदी में ये अपने आप को घेरा देकर के, चूँकि इधर जंगल है, इसने पुलिस के ऊपर फायर किया। क्रॉस फायरिंग में वो घायल हुआ है, उसको हम लोगों ने तत्काल यहाँ से हॉस्पिटल भिजवाया है। कोरोना संकट के बीच दिल्ली के दरियागंज में मौजूद कस्तूरबा गांधी अस्पताल में काम कर रहे डॉक्टरों ने 3 महीने से उन्हें वेतन नहीं देने का आरोप लगाया। इन डॉक्टरों ने अस्पताल प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर उन्हें 16 जून तक वेतन नहीं मिला तो वो एक साथ इस्तीफा दे देंगे। और यही वजह रही कि ये डॉक्टर अपना काम छोड़कर नाराजगी जताने के लिए अस्पताल के बाहर आकर खड़े हो गए। आखिरी सैलरी हमारी फरवरी की आई थी, तब तो लॉकडाउन कुछ नहीं था। तनख्वाह नहीं दोगे तो क्या वॉरियर लड़ेंगे हम, कैसे लड़ेंगे ऐसे? डॉक्टरों के विरोध के बाद अस्पताल प्रशासन ने भरोसा दिया कि डॉक्टरों की इस समस्या को जल्द दूर किया जाएगा। कमिश्नर सर से बात हो गई, अभी हम मीटिंग से आ रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। हंगामा बढ़ते ही नगर निगम के अधिकारी भी सामने आए और वेतन से जुड़े इस मामले को जल्द सुलझाने का भरोसा दिया। जो नगर निगम का अपना रेवेन्यू है उसमें 0 हो गया है। उनकी सैलरी समय पे मिले, उसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। आने वाले सप्ताह में उनके वेतन की व्यवस्था कर दी जाएगी। यूपी के रामपुर में पुलिस की गो तस्करों से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में पुलिस ने 3 गो तस्करों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली भी लगी है। पुलिस ने गाड़ी में एक बैल को भी बरामद किया है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ लोग एक गाड़ी में कुछ जानवरों को ले जा रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर गाड़ी को रोकने की कोशिश की। आरोप है तभी गाड़ी में बैठे लोगों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। तो उन्होंने गाड़ी, आप देख सकते हैं, पेड़ में टक्कर मारी और जब पुलिस ने इनको ललकारा तो उन्होंने पुलिस पर फायर किया। जवाबी फायर में एक बदमाश को गोली लगी
उसका नाम शेर जामा है, जिसे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। साथ में उसके 2 साथी थे जो मौके से भागे। पुलिस ने चेस करके कॉम्बिंग करके उन्हें भी अरेस्ट कर लिया है। सरकार ने देश में कोरोना वायरस की तीसरी स्टेज में पहुंचने यानी कम्युनिटी स्प्रेड शुरू होने से एक बार फिर इनकार किया। देश में मेडिकल साइंस से जुड़ी रिसर्च पर नजर रखने वाली संस्था ICMR के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण दुनिया में सबसे कम है। ये दावा पर लाख पॉपुलेशन से जुड़े आंकड़ों के आधार पर किया गया, यानी हर 1 लाख लोगों में भारत में कोरोना के मरीज सबसे कम है। दूसरी अहम बात यह बताई गई कि दुनिया में भारत ही ऐसा देश है जहां कोरोना वायरस के कारण मरने वालों की दर सबसे कम है। 15 मई को मृत्यु दर 3.3% थी और अब यह कम होकर 2.8% पर आ गई। भारत बड़ी जनसंख्या वाला दुनिया का एक बड़ा देश है जहां देश की कुल जनसंख्या में 1% आबादी भी बीमारी की चपेट में नहीं आई। The prevalence is less than 1% in these small districts. In the urban areas, it may be slightly higher. In the containment areas, it may be slightly higher. But we are definitely, India is not in community transmission, and I would like to emphasize it is not in community transmission. आयुष्मान खुराना ने अमिताभ बच्चन के चैलेंज को पूरा किया। आयुष्मान खुराना ने अमिताभ बच्चन के चैलेंज को पूरा करते हुए अपनी फिल्म से जुड़े कुछ मुश्किल शब्द आसानी से बोल लिए। इसके साथ ही आयुष्मान खुराना ने करण जौहर, वरुण धवन और तापसी पन्नू समेत कई हस्तियों को यह चैलेंज दिया। गुलाबों की खटर पटर से तितर बितर सिताबों, सिताबों के अगर मगर से उथल पुथल गुलाबों। गुलाबों की खटर पटर से तितर बितर सिताबों, सिताबों के अगर मगर से उथल पुथल गुलाबों। हरियाणा के रोहतक में प्रशासन ने अगस्त महीने तक जिले में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 1 लाख होने की आशंका जताई। हालांकि लोगों को न घबराने की भी सलाह दी गई। डेविड वॉर्नर ने अपनी पत्नी के साथ एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जिसमें वो 2 भारतीयों का डांस देखते नजर आए। ये जो तेरी पायलों की छन छन है, ये जो तेरी पायलों की है, आशिकों के दिल की। मुंबई की क्रॉफर्ड मार्केट में कई दुकानों में अचानक आग लगने से वहां अफरा तफरी मच गई। हालांकि आग कैसे लगी इसका पता अभी नहीं चल पाया है, लेकिन इस आग ने कुछ ही देर में करीब 15 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। दुकानों से आग की ऊंची लपटें उठती दिखाई दी, जबकि धुएं का गुबार इलाके में फैल गया। ये आग उस वक्त लगी जब बाजार बंद था। आग लगने की जानकारी मिलते ही वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ देर बाद दमकल कर्मी भी वहां पहुंच गए और काफी कोशिश के बाद इस आग को बुझा दिया गया। आग कंट्रोल में है, 10 या 15 दुकानों को लगी है। चीन के दक्षिणी इलाके में आई बाढ़ से 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि हजारों लोग बेघर हो गए। इन इलाकों में भारी बारिश के बाद सभी नदियों में उफान आ गया, जिसकी वजह से नदी के किनारे बना एक मकान देखते ही देखते नदी में समा गया। सड़कें पानी में डूब गईं तो लोगों के घरों में भी बाढ़ का पानी घुस गया। इसी बाढ़ में एक बस गड्ढे में फंसकर पलट गई। कुछ लोग काम चलाऊ नाव के सहारे सुरक्षित जगहों पर जाते दिखाई दिए। इसके अलावा राहत और बचाव की कई टीमें लगातार लोगों को बचाने के काम में जुटी रहीं। जिन घरों तक बचाव दल की टीमें नावों से पहुंच गईं, वहां लोगों को निकालने में उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं हुई। लेकिन कई इलाके ऐसे थे जहां नाव नहीं पहुंच सकी, तो वहां रस्सियों के सहारे लोगों को बाहर निकालकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। We have been trapped for many days. I am thankful for the police officers to help us relocate. बाढ़ का पानी एक स्कूल में भी भर गया, जिसके बाद बच्चे भी राहत और बचाव टीम की मदद करते नजर आए। खबर है कि इस बाढ़ का 25 लाख से ज्यादा लोगों पर असर पड़ा है। दिल्ली सरकार ने सरकारी अस्पतालों में जगह खाली होने के बावजूद कोरोना मरीजों के लिए निजी अस्पतालों में जाने का दावा किया। दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मरीज निजी अस्पतालों की तरफ भाग रहे हैं, जिस वजह से उनमें कई लोगों को मुश्किलें भी उठानी पड़ रही हैं। दिल्ली सरकार की 5 हॉस्पिटल एक्सक्लूसिवली सिर्फ कोरोना का इलाज कर रहे हैं। एक महिला अपने पति को लेकर BL के हॉस्पिटल में गई, वहाँ पर बेड नहीं था, उन्होंने धरना दिया, 2 घंटे धरना दिया वहाँ पर कि बेड दो मुझे। उसके बाद वो LNJP गई, किसी अप्रोच के बिना उनको एडमिशन मिल गया। हालांकि कोरोना के इलाज के लिए निजी अस्पतालों में पहुंच रहे लोगों की दलील सरकार से बिल्कुल अलग है। वहाँ पे हर कोई स्टाफ का है, हर किसी को बेड अवेलेबल नहीं है, हर किसी को एकदम से आप नहीं ट्रीट कर सकते। काफ़ी दिक्कत हो रही है। अभी अंदर जो है दिक्कत इतनी नहीं है, आप अंदर जाइए, आपको बेड मिल रहा है, आइसोलेट कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से LOC पर पाकिस्तान की उकसावे वाली कार्रवाई का भारत ने करारा जवाब दिया है। भारत ने LOC पर हो रही पाकिस्तान की गोलीबारी का करारा जवाब देते हुए
पाकिस्तान की 10 चौकियों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के 5 जवान भारत की इस जवाबी कार्रवाई में मारे गए हैं, जबकि कई जवान घायल हुए हैं। पाकिस्तान पिछले 2 दिनों से एलओसी पर लगातार गोलीबारी कर रहा है। हमारे साथ इसी खबर पर हमारे संवाददाता पवन जुड़ गए हैं। पवन, भारत की इस जवाबी कार्रवाई को कैसे देखा जाए? पाकिस्तान को सबक हमने सिखाया है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं खामियाजा हमारे जवानों को भी भुगतना पड़ा है। देखिए, पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का वायलेशन जो है वो जारी है, लेकिन भारतीय सेना के पिछले 24 घंटे में जो कार्रवाई वहां पर की गई है, जवाबी कार्रवाई जो की गई है, उससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। अभी हालांकि भारतीय सेना का एक जवान शहीद हुआ था रजौरी में, लेकिन भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना के 5 जवान मारे गए हैं। उनके कई जवान जो है वो घायल हुए हैं। लेकिन बीती रात जो फायरिंग हुई है उसमें पाकिस्तान का जो पीओके का जो बिम्बर और तत्तापानी इलाका है, इन इलाकों में बहुत ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा है। पिछले 24 घंटे में समानी, नील और जो दूसरे सेक्टर पीओके में है, वहां पर काफी पोस्टों को तबाह किया गया है, जिनकी संख्या 10 के करीब है। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र के कई इलाकों में मानसून पहुंच गया। हालांकि मुंबई पहुंचने में अभी मानसून को 24 से 48 घंटे का वक्त लग सकता है। लेकिन उससे पहले कोंकण और राज्य के मध्य इलाकों में बारिश शुरू हो गई। कई इलाकों में तो इतनी तेज बारिश हुई कि सड़कें सुनसान हो गई। लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। लेकिन इस बारिश से किसानों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है, जो मानसून के पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग ने भी अनुमान जताया कि इस बार सभी जिलों में अच्छी बारिश होगी। आने वाले 48 घंटों में जो परिस्थिति है मानसून के आगे बढ़ने के लिए वो अनुकूल है, और इसके चलते महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों में भी मानसून दिखाई दे सकता है। आने वाले कुछ घंटों में मानसून मुंबई भी पहुंच जाएगा। ऐसे में लोगों को कोरोना के गंभीर खतरे के साथ बारिश से भी परेशानी हो सकती है। बारिश के दौरान जो पूरी मुंबई में पानी भरता है, हालात जो है वो बदतर हो जाते हैं। उससे निपटने के लिए लगातार महाराष्ट्र सरकार मौसम विभाग के अधिकारियों के संपर्क में है। पूरे देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में ही हैं। हरियाणा के रोहतक में मामूली विवाद पर एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया गया कि सेना के एक पूर्व जवान और उसके गांव के एक आदमी के बीच किसी बात पर विवाद हो गया, जिसके बाद सेना का पूर्व जवान बंदूक लेकर उस आदमी के घर पहुंच गया, जहां वो बाहर ही खड़ा था। इसके बाद उसने फायरिंग कर दी, जिससे वो आदमी जमीन पर गिर गया। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग भागते दिखाई दिए। हत्या करने के बाद आरोपी वहां से भागने की बजाय काफी देर तक बंदूक लहराता नजर आया। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। हमारी टीम ऐसे तो उसमें सारे लग रहे हैं, उसमें तुरंत जल्दी शीघ्र गिरफ्तार हो जाएंगे। कोरोना संकट के बीच अमेरिका के एक इंजीनियर ने एक खास तरह का एलईडी मास्क बनाया। ये ऐसा मास्क है जिसमें एलईडी लाइट लगी है, जो मास्क लगाने से होने वाली कुछ परेशानियां दूर करती है। मसलन मास्क पहनने वाला शख्स जैसे ही मुस्कुराएगा, एलईडी लाइटों से एक एक कर हंसने की स्माइली जैसा निशान बन जाएगा। मास्क पहनने वाला शख्स अगर बोलेगा तो भी लाइटें इशारा करने लगेंगी कि कोई बात कर रहा है। ये मास्क किसी आम कपड़े के मास्क जैसा ही है, लेकिन गेम डिजाइन करने वाले इंजीनियर टेलर ने इसमें एक वॉइस पैनल जोड़ दिया है। यानी कुछ भी बोलते ही पैनल में लगे सेंसर काम करने लगेंगे और एलईडी लाइटों तक संकेत भेज देंगे। मास्क को बार बार इस्तेमाल करने के लिए धोया भी जा सकता है। इसके लिए वॉइस पैनल को आसानी से मास्क से अलग किया जा सकता है। इंजीनियर ने YouTube पर एक वीडियो डालकर न केवल इस मास्क को दिखाया, बल्कि इसे बनाने का तरीका भी लोगों को बताया। भारतीय रुपयों के हिसाब से इस मास्क को बनाने में करीब 3,800 रुपए का खर्च आएगा। गुजरात के अमरेली में बीते 5 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से कई नदी नाले उफान पर आ गए। बारिश की वजह से वहां के कई रास्ते भी पानी में डूब गए। भारी बारिश के बाद कई रास्तों पर पानी सैलाब की तरह बहता नजर आया। जिन रास्तों को लोग बिना किसी परेशानी के पार किया करते थे, पानी के तेज बहाव में उन पर पैर रखना तक मुश्किल हो गया। बताया गया कि पिछले 5 दिनों से वहां के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है और इसी की वजह से कुछ नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया। यूपी के बदायूं में रेलवे लाइन के पास अंडरपास बनाने के दौरान मिट्टी धंसने से 3 मजदूर बुरी तरह जख्मी हो गए। हादसे के वक्त वहां 44 मजदूर काम कर रहे थे, जो अंडरपास की खुदाई में जुटे दिखे।
लेकिन तभी एक तरफ की मिट्टी अचानक मजदूरों के ऊपर गिर गई, जिससे बचने के लिए ये सभी मजदूर वहां से भागते हुए नजर आए, लेकिन 3 मजदूर इस मिट्टी में दबे रह गए। अरे हट जाओ, सुनाई ना रही है दिल्ली, ओए ना सुनाई ना रही दिल्ली। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम और प्रशासन के कुछ अधिकारी वहां पहुंचे और राहत बचाव का काम शुरू किया। इस बीच जो मजदूर बचकर भाग निकले उन्हें एक जगह बैठा दिया गया, जबकि मिट्टी में दबे 3 मजदूरों को निकालने का काम तेज कर दिया गया। उन्हें एक मशीन की मदद से एक-एक कर बाहर निकाला गया। मिट्टी में धंसने से ये तीनों बुरी तरह घायल हो गए। 3 थोड़े सीरियस हैं, उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनको चोटें आई हैं। बाकी लोग ठीक हैं, स्थिति नॉर्मल है। गुजरात के मोरबी में बीजेपी के ही 2 गुट आपस में भिड़ गए। एक अस्पताल के कार्यक्रम में बीजेपी विधायक के पहुंचने से पहले कार्यक्रम शुरू हो गया था, जिस पर विधायक के कार्यकर्ता भड़क गए और वहां पहले से पहुंचे बीजेपी के पूर्व विधायक के कार्यकर्ताओं से बहस करते नजर आए। वहीं इस हंगामे के दौरान बीजेपी के सांसद भी मौजूद रहे। हालांकि लोगों ने कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। काफी देर बाद समझाने के बाद कार्यकर्ता शांत हुए। महाराष्ट्र के नंदुरबार में कांग्रेस नेता परवेज खान पर कोरोना फैलाने के आरोप में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोप है कि कुछ दिनों पहले कांग्रेस नेता परवेज खान ने अपने फार्म हाउस पर बेटे की शादी की रिसेप्शन पार्टी रखी, जिसमें शिवसेना के नेता चंद्रकांत रघुवंशी समेत कई नेता और पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हुए। इस मौके पर लोगों की भीड़ भी जुटी थी और लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा और ना ही लोगों ने मास्क लगाया। इसके कुछ दिन बाद ही रिसेप्शन में खाना पकाने वाला रसोइया कोरोना पॉजिटिव हो गया, जिसके बाद ही पूरा मामला सामने आया। हालांकि पॉजिटिव आने वाले आदमी को कांग्रेस नेता ने अपना करीबी रिश्तेदार बताया। दावा किया गया कि समारोह में 50 लोगों के शामिल होने के नियम के बावजूद वहां 100 से ज्यादा लोग जुटे थे। कोरोना महामारी को देखते हुए दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने एक आरोपी को खास शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी। बताया गया कि यह अपनी तरह का पहला मामला है, क्योंकि कोर्ट ने आरोपी को रोजाना थाने में हाजिरी लगाने से छूट दी और उसकी जगह हर रोज अपनी लोकेशन मामले की जांच अधिकारी को भेजने के आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि इस दौरान आरोपी को अपने मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर उसका ब्लूटूथ और जीपीएस ऑन रखना होगा, ताकि उसकी लोकेशन ट्रैक की जा सके। यही नहीं, उसे जांच अधिकारी या थानेदार से हफ्ते में एक बार वीडियो कॉल के जरिए बात भी करनी होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी को गवाहों से नहीं मिलने, सबूतों से छेड़छाड़ न करने और हमेशा फोन चालू रखने के भी आदेश दिए। कोर्ट ने इन आदेशों को नहीं मानने पर आरोपी की जमानत तुरंत रद्द करने की भी चेतावनी दी। पंजाब के सीएम ने लोगों को छुट्टी वाले दिन लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने लोगों को शनिवार और रविवार समेत सरकारी छुट्टी वाले दिन लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी। इतना ही नहीं, इन दिनों बिना पास के लोगों के बाहर निकलने पर भी रोक लगाने का आदेश दिया गया। हालांकि मेडिकल स्टोर और दूसरे जरूरी कामों के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकल सकते हैं। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में पुंछ के मेढर और बालाकोट में भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर गोलाबारी की, जिसका भारतीय जवानों ने करारा जवाब दिया। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने लालू प्रसाद यादव को उनके 73वें जन्मदिन पर बधाई दी। कोरोना से निपटने के लिए आईआईटी कानपुर ने खास चेंबर बनाया है। दावा किया गया है कि ये चेंबर लोगों को कोरोना से बचाने में मददगार साबित होगा, क्योंकि इसमें कई नई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। खास तरह के इस चेंबर में एक कैमरा और सेंसर लगा है। ये कैमरा लोगों के शरीर का तापमान मापकर उनकी फोटो खींच लेता है। तापमान के ठीक पाए जाने पर लोग इसके अंदर जाते हैं, जहां उन पर दवा का छिड़काव होता है। करीब 10 सेकंड बाद लोग चेंबर के दूसरी तरफ से निकल कर आते हैं। इस खास चेंबर को एक अस्पताल के बाहर लगाया गया है, ताकि वहां कोरोना को फैलने से रोका जा सके। चीन अपने शासन वाले इनर मंगोलिया प्रांत में रेगिस्तान की बंजर जमीन से मुनाफा कमाने की कोशिश में है। उसने अपने 8वें सबसे बड़े उलनबूर रेगिस्तान में धान की खेती शुरू कर दी है। धान की खेती में काफी ज्यादा पानी चाहिए होता है, लेकिन चीन अपने शासन वाले इनर मंगोलिया प्रांत के रेगिस्तान में ऐसा धान उगा रहा है जिसकी खेती में कम पानी की जरूरत होती है। अंदाजा है कि इस चावल की बढ़िया क्वालिटी होने पर उसकी कीमत भारतीय रुपयों में करीब 350 रुपए किलो हो सकती है। ऐसे में चीन ने रेगिस्तान में ही 347 हेक्टेयर जमीन पर धान उगाने का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। उलनबूर रेगिस्तान की रेत पर कई मशीनें बीज बोती नजर आईं। बताया गया कि पिछले 2 हफ्तों से 10 से ज्यादा मशीनें रोजाना रेगिस्तान में धान उगाने के काम में जुटी हैं
और उम्मीद जताई जा रही है कि 10 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। 从5月26号开播到现在，每天数十台机械播种。 उत्तर प्रदेश के जौनपुर में दो गांवों के बीच जमकर पथराव हुआ। आरोप है कि एक गांव के लोग दूसरे गांव की महिलाओं पर फप्तियां कसते थे, जिसको लेकर दोनों गांव के लोग आमने सामने आ गए। दोनों गांव के बीच नदी है। ऐसे में गांव वाले नदी के दोनों किनारों पर खड़े होकर एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकने लगे, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने अब इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में पैसे निकालने के लिए बैंक पहुंचे लोगों ने कोरोना के खतरे से बचने के लिए बने नियमों का पालन नहीं किया। इनमें ज्यादातर लोग केंद्र सरकार की तरफ से जनधन खातों में आए रुपयों को निकालने के लिए बैंक पहुंचे, जिसकी वजह से बैंक के बाहर काफी भीड़ जमा हो गई। बैंक के मेन गेट से काफी दूर तक लोगों की लाइन लग गई। ऐसे में खाते से पैसे निकालने के इंतजार में घंटों से लाइन में खड़े इन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा और सारे नियम कायदे भूलकर एक दूसरे के बेहद करीब खड़े दिखाई दिए। इनमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग और महिलाएं भी दिखी। और तो और लाइन में लगे ज्यादातर लोग न तो मुंह को मास्क से ढके नजर आए और न ही कपड़े से। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। बैंक ऑफ इंडिया का एक परिसर है, बैंक है ये, और आप देख सकते हैं इतनी भीड़ मौजूद है जैसे यहाँ पर कोई सार्वजनिक कार्यक्रम चल रहा है। कुछ महिलाएं और बुजुर्ग अपनी बारी के इंतजार में बैंक के बाहर बैठे भी नजर आए। बेपरवाह भीड़ को देखकर बैंक वालों ने भी प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। हम ये चाहेंगे कि प्रशासन भी हमारा थोड़ा सहयोग करे, क्योंकि हमको भी रिस्क है, खतरा तो है, हमारे लिए भी खतरा है, प्लस पब्लिक के लिए भी खतरा है। यूपी के मथुरा में गहनों के एक शोरूम में आग लग गई। बताया गया कि शोरूम में ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसके बाद दुकानों से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी और थोड़ी देर में आग ने इस पूरे शोरूम को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की जानकारी मिलने के बाद दमकल विभाग की टीम वहां पहुंची और गहनों के शोरूम में लगी इस आग को बुझाया। इसकी जो वजह बताई जा रही है वो शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। उस समय दुकान में 3 लोग मौजूद थे। एक तो जो दुकान के मालिक हैं उनके 2 बेटे और उनके एक सर्वेंट वहाँ पर मौजूद थे। किसी भी प्रकार की हानि नहीं हो पाई है, ना कि जन और धन किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हो पाई है। राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट के कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं करने का आरोप लगा। सचिन पायलट अपने पिता राजेश पायलट की बरसी पर दौसा पहुंचे और जैसे ही उनकी गाड़ी इलाके में पहुंची, लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहां मौजूद लोग लॉकडाउन के नियम कायदे सब भूल गए। सचिन पायलट के गाड़ी से उतरते ही लोगों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और फिर उनके साथ चलते हुए नारेबाजी भी की। इस भीड़ में ज्यादातर लोग मास्क लगाए दिखे, लेकिन एक दूसरे से जरूरी दूरी उन्होंने नहीं बनाई। सचिन पायलट के करीब पहुंचने के लिए कुछ लोग एक दूसरे पर टूट पड़े। सचिन पायलट ने राजेश पायलट स्मृति स्थल पर पहुंचकर अपने पिता को श्रद्धांजलि दी। यहाँ भी लोगों में नियमों को ताक पर रखकर उनके पास पहुंचने की होड़ लगी रही। इतना ही नहीं, जब वो एक मंदिर के उद्घाटन के लिए पहुंचे तो वहाँ भी भीड़ ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। गश्त लगाने के लिए मुंबई पुलिस में 40 सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटरों को शामिल किया गया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इन सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटरों का उद्घाटन किया। गृह मंत्री ने जैसे ही हरी झंडी दिखाई, पुलिस वाले ये स्कूटर चलाते नजर आए। खुद मुंबई पुलिस कमिश्नर ने इस स्कूटर को चलाकर देखा। इन सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटरों से पुलिस को गेटवे ऑफ इंडिया जैसे भीड़भाड़ वाले और संकरे इलाकों में गश्त लगाने में मदद मिलेगी, जहां पुलिस की गाड़ी के लिए घुसना मुश्किल होता है। साथ ही कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए भी ये स्कूटर मददगार साबित होंगे, क्योंकि इनमें लगे स्पीकर और माइक के जरिए पुलिस लोगों से नियमों का पालन करने की अपील भी कर पाएगी। राजस्थान के अजमेर में पुरानी रंजिश की वजह से 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। देर रात हुई इस मारपीट का वीडियो भी वायरल हो गया, जिसमें एक पक्ष के कुछ लोग दूसरे पक्ष पर पत्थर बरसाते हुए नजर आए। इन लोगों में बड़ों के साथ साथ बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी। रात के अंधेरे में ये सभी लोग बिना रुके दूसरे पक्ष पर पत्थर बरसाते रहे। एक महिला तो सड़क किनारे पड़े पत्थर उठाकर फेंकती हुई दिखाई दी, जबकि बच्चे भी पीछे नहीं रहे और लगातार हंगामा करते रहे। हालांकि मारपीट की जानकारी मिलते ही पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। हमने मौके पर उनमें से लगभग 11 आदमियों को हमने डिटेन किया और उनको 151 में अरेस्ट किया। अभी उनके प्रकरण पंजीबद्ध हो रहे हैं, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मारपीट में दोनों पक्षों के कुछ लोग घायल भी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
महाराष्ट्र के बुल्ढाना में एक झील के पानी का रंग बदल गया। पिछले 2 दिनों में पानी का रंग बदलकर गुलाबी हो गया। फिलहाल पानी का रंग बदलने की वजह का पता नहीं चल सका है और जिस झील का पानी पहले हरा था वो अब अचानक गुलाबी रंग का नजर आने लगा। पिछले 2 दिनों में पानी का रंग अचानक बदल जाने से वहां के लोग हैरान हैं। वहीं डीएम ने पानी का सैंपल फोरेंसिक विभाग में भेजा ताकि रंग बदलने की सही वजह का पता चल सके। इटली के मिलान में वेतन बढ़ाने और जरूरी सुरक्षा उपकरणों की मांग करते हुए अस्पताल के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। वहां कोरोना से अब तक 34,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2,35,000 से ज्यादा लोग अब तक इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। और ये आंकड़ा रोजाना बढ़ता ही जा रहा है, जिसके बाद कई स्वास्थ्य कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने समेत कई मांगों पर कोरोना से बचाव के लिए पूरे शरीर को ढकने वाली पीपीई किट पहनकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शन कर रहे कुछ कर्मचारी झंडे लहराते दिखे, जबकि कुछ कर्मचारी अपने हाथों में पोस्टर लिए दिखाई दिए। प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने मुंह से एम्बुलेंस के सायरन जैसी आवाज भी निकाली। स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना मरीजों के इलाज के दौरान अपने साथियों की हुई मौत पर दुख जताया और उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। बीजेपी ने राजस्थान में बॉर्डर पर सख्ती बरते जाने को गहलोत सरकार के डर से जोड़ दिया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने आरोप लगाया कि सरकार विधायकों के टूटने के डर से बॉर्डर पर सख्ती बरत रही है। ये सीमाएं सील करना ये तो साफ तौर पर उनकी असुरक्षा को साबित करता है कि कहीं उनके भीतर का अंतर्विरोध इस तरीके से कहीं किसी को छूट नहीं दे देंगे। और इस वक्त हम आपको बता दें कि शेयर बाजार से बड़ी खबर आ रही है। शेयर बाजार खुलने के साथ ही धड़ाम हो गया है। शेयर बाजार 1102 अंकों की गिरावट के साथ खुला है। अमेरिकी शेयर बाजार डाउ जोन्स में 1800 अंक की गिरावट दर्ज की गई थी और माना जा रहा है कि भारतीय शेयर बाजार में इसी का असर देखा जा रहा है। हमारे साथ इस खबर पर संवाददाता विवेक गुप्ता जुड़ गए हैं। विवेक, आज शुक्रवार का दिन है, फ्राइडे है और ऐसा लग रहा है कि बाजार के लिए बहुत बुरी खबर। अमेरिकी बाजार में जिस तरह से 3 महीने की गिरावट कल देखी गई, क्या उसका सीधा असर भारतीय शेयर बाजार पर आज पड़ा है? बिल्कुल सही कहना है आपने। देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि जो यूएस के जो मार्केट हैं लगातार गिरते जा रहे हैं। डॉ जोन्स कल 1800 पॉइंट बुरी तरह से धराशायी हो गया था और जानकारों का मानना था कि डॉ जोन्स गिरने का असर साफ तौर पर इंटरनेशनल मार्केट में भारत के साथ साथ तमाम जो देश के मार्केट है वहां पर असर साफ तौर पर दिखेगा और उसका असर दिखा भी। मार्केट खुलते ही मार्केट जो सेंसेक्स से धराशायी हो गया और अभी जो प्रेजेंट स्टेटस है उसमें 750 पॉइंट निचले स्तर पर चल रहे हैं और उनका साफ वजह बताया जा रही है कि जो कोरोना वायरस जो कोरोना के मामले यूएस में लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जिसकी वजह से वहां पर इकोनॉमी भी काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है और यही वजह है कि यूएस में जो यूएस का जो मार्केट है वो लगातार गिरता जा रहा है और जानकारों का ये भी कहना है कि यूएस में मार्केट गिरने की वजह उसका असर सारे दुनिया में देखा जा सकता है। लेकिन एक राहत की बात खबर नेहा ये भी है कि जो भारत के जो जानकार है उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भारत में बाजार गिर रहे हैं उसका असर तो दिखाई जाएगा, लेकिन इस बाजार में भारत का बाजार जो सेंसेक्स है वो संभल भी सकता है क्योंकि बिकवाली का दौर शुरू हो सकता है कुछ घंटों बाद। उम्मीद की एक किरण है, लेकिन विवेक हमें जानकारी देते हुए कि अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट के बाद आज भारतीय शेयर बाजार के लिए भी कम से कम सुबह के वक्त अच्छी खबर नहीं आई है। शेयर बाजार गिरावट के साथ खुला है। पर न्यूज़